दोस्तों जरा सोचो, तुम सिर्फ इंसानियत के नाते भूख से तड़पती एक बुढ़िया को 2 राइस केक्स खिला दो और गांव वाले उल्टा तुम्हें बताएं कि तुमने जिसे खाना दिया वो इंसान नहीं था, एक ताजा मरा हुआ बुरा प्रेत था। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने उसकी अंतिम तस्वीर फ्यूनरल हॉल में रखा वो फोटो अपनी आंखों से नहीं देख लिया। उस तस्वीर में वो बुढ़िया मुस्कुरा रही थी और बेआवाज अपने होठों से सिर्फ 2 लफ्ज बोल रही थी, पेट नहीं भरा। साल 1939 चीन के हालात किसी फटी हुई खिचड़ी जैसे थे। हर तरफ अफरा तफरी, हर कोई बस जिंदा बचे रहने की जुगत में लगा था। मैं रहता था शांक्षी इलाके के एक छोटे से गाल पहाड़ी गांव में, जहां पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा गांव भीगा भीगा, सुस्त और मरा मरा सा लग रहा था। मैं देखने में 10-12 साल का एक छोटा बच्चा था, सिर पे बांस की टोपी और कंधों पे घास का रेनकोट पहन के पीछे वाले पहाड़ से लौट रहा था। हाथ में 2 खरगोश थे जिनकी टांगे मेरे जाल में टूट गई थी। गाँव वाले अपनी छतों के नीचे खाना खा रहे थे। मुझे देखकर हंसते हुए बुलाते कि 2 रोटी खा लो, पर मुझे पता था इस अफरातफरी में किसी के घर एक दाना अनाज ज्यादा नहीं था। एहसान चुकाना इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है और मुझे डर था कि मैं इतना लंबा जीऊंगा भी नहीं कि कर्ज चुका सकूं। तो जो टाला जा सके टाल दो। मैं बस मुस्कुरा के सिर हिला देता, उल्टा पूछता, चावल के बदले खरगोश चलेगा? पर अफसोस, इन दिनों चावल मांस से भी ज्यादा कीमती चीज बन गया था। कोई बदलने को तैयार नहीं हुआ। मुझे निराशा नहीं हुई, मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। ये हिसाब मैं 5 साल की उम्र में ही सीख गया था। 2 खरगोश बचा बचा के खाओ तो 3 दिन चलेंगे, चावल में बदल दो तो 10 दिन से कम नहीं। कौन सा सौदा फायदे का है, साफ दिख रहा है। देखो भाई, 10 साल का बच्चा जो इकोनॉमिक्स समझ रहा था, बड़े बड़े भी नहीं समझते। पर जरा सोचो, इतनी छोटी उम्र में ऐसा हिसाब किताब आना अपने आप में कितनी भारी बात है। तभी एक धूप में तपा हुआ काला सा बूढ़ा आदमी अपनी छत के नीचे से आवाज देकर मुझे रोकता है। मैं मुस्कुरा के सिर हिलाता हूँ, दादाजी कह के बुलाता हूँ। वो मेरा सगा दादा नहीं था, मेरा तो वैसे भी इस दुनिया में अब कोई अपना बचा नहीं था, पर गांव वाले मेरा ख्याल रखते थे, खासकर ये बूढ़े जिनका नाम लू चांगमिंग था। ये अक्सर मेरे शिकार के बदले चावल देते। मुझे पता था इन्हें मांस का लालच नहीं, बस ये परेशान रहते कि मैं इतना छोटा बच्चा दर्जनों मील दूर कस्बे तक चावल लाने पैदल जाए। जाते वक्त खाली हाथ हो तो ठीक, पर लौटते वक्त चावल का बोझ उठाना किसी को भी थका सकता है। इसलिए ये खुद मेरे खरगोश खरीद के खुद कस्बे का एक चक्कर और लगा लेते। तेरे ये खरगोश कितने भारी हैं? कितना चावल चाहिए? उन्होंने पूछा। नहीं चाहिए चावल, मैंने मुंह से कहा, पर हाथ नहीं रुका। एक खरगोश सीधे उनकी तरफ बढ़ा दिया, मुस्कुरा के बोला, चाची की सेहत के लिए रख लो। जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ा और बारिश में गायब हो गया। पिछली बार जब मैं कस्बे गया था, गलती से देख लिया था कि ये बूढ़े खुद मेरा शिकार बेचकर चावल लाते थे। उस दिन से समझ आ गया, ये असल में मेरी मदद कर रहे थे, बस तरीका छुपा हुआ था। ये एहसान मैं अब और नहीं बढ़ा सकता था। इंसानियत कभी कभी इतनी शराफत से छुपी होती है कि सामने वाले को बताए बिना ही मदद हो जाती है। पर इस बच्चे को ये बात समझ आ गई थी। ज्यादा दूर नहीं गया था कि किसी ने रोक लिया, बचा हुआ दूसरा खरगोश चावल से बदल लिया। दाबाओ, आज रात हु फैमिली वाले धान के मैदान में पूजा पाठ करा रहे हैं, मुफ्त में 1-1 केक बांट रहे हैं, याद से जाकर लूट लेना। चावल नापते नापते वो आदमी बोला। मैं वहीं ठहर गया। 1-1 केक मुझे पता था, चावल के आटे का उभरा हुआ केक। पूजा पाठ भी पता था, माँ गुजरी थी तो गाँव वालों ने चंदा जोड़कर एक करवाया था। पर आज तक नहीं सुना कि कोई परिवार पूजा में मुफ्त खाना बांटे, और वो भी इतनी कीमती चावल की मिठाई। इन दिनों इंसान की जान कागज से हल्की थी, फिर कौन इतना फिजूल खर्ची करे। उस आदमी ने लंबी सांस भरी, आवाज धीमी की। वो फैमिली खुद कहाँ चाहते थे ये सब? सुना है जब उनकी बुढ़िया का अंतिम संस्कार हो रहा था, 16 आदमी मिलके भी उसका ताबूत नहीं उठा पाए। 16 आदमी मिलके नहीं उठा पाए। मुझे और हैरानी हुई। मैंने कई अंतिम संस्कार देखे थे, गाँव के ताबूत वैसे भी पतले होते, 7-8 आदमी आराम से उठा लेते। 16 की क्या जरूरत? ताबूत भारी होगा सोचा, पर फिर ख्याल आया, हु फैमिली तो पैसे वाले हैं, उनका ताबूत आम लोगों से मोटा भी क्यों होगा? उस आदमी ने थूका, बोला, सब कहते हैं वो बुढ़िया मरकर भी आंख बंद नहीं कर पाई, जाना नहीं चाहती थी, इसलिए हु फैमिली ने एक ओझा से मदद मांगी। केक बांटो, मरना है क्या तुझे? मुझ जैसे बच्चे के सामने ये बातें होते देख हाथ में पतीला लिए एक काकी दौड़ती आई, बात बीच में काट दी। वो मुस्कुरा के अंदर खींचना चाहती थी खाना खिलाने के लिए, पर मैं चुपके से खिसक गया। हाथ में नया मिला चावल का थैला हिलाते हुए मुस्कुरा के मुड़ गया। गाँव के बीचों बीच अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचकर चावल मटके में डाल दिया। आधे से ज्यादा भरा मटका देखकर दिल को जो सुकून मिला बता नहीं सकता। किताबों में पढ़ा था, खेत में सब्जी हो, मटके में चावल हो तो दिल नहीं घबराता। एकदम सच निकला ये। पेट गुड़गुड़ कर रहा था, पर खाना बनाने का इरादा छोड़ दिया। आज मुफ्त का केक मिलने वाला था तो अपना अनाज क्यों बर्बाद करूं? कुछ घंटे भूखा रहना तो आदत बन गई थी। जरा गौर करना, 10 साल का बच्चा भूख बर्दाश्त करने को आदत बोल रहा है। पढ़ने में नॉर्मल लग सकता है, पर असल जिंदगी में ये कितनी भारी बात है। हाथ धोकर पहले हॉल में गया, माँ बाप की तस्वीर के सामने 3 अगरबत्तियां जलाई, फिर दूसरे कमरे में घुस गया। उस कमरे में पलंग के अलावा सिर्फ किताबें भरी थी, सब उन पिताजी की छोड़ी हुई जिनकी मुझे ठीक से याद भी नहीं। मैं उनका शुक्रगुजार था, और उस माँ का भी जिसने पढ़ना लिखना सिखाया। मुझे अपने आप में एक खास बात पता चली थी, कोई भी किताब हो, एक बार पढ़ने पर हर शब्द हमेशा के लिए याद हो जाता। पर मैंने इसे कभी बड़ी बात नहीं समझा। सोचा शायद सब ऐसे ही पढ़ते होंगे। भूख से ध्यान हटाने के लिए ढेर से एक अनपढ़ी किताब उठा ली, बची रोशनी में पढ़ना शुरू कर दिया। पर जैसे जैसे पढ़ता गया, भौहें सिकुड़ने लगी। ये किताब पहले पढ़ी किताबों से बिल्कुल अलग लग रही थी। तभी ख्याल आया, नाम तो देखूं। कवर पलटा, नाम कुछ ऐसा अनोखा था कि मतलब निकालना मुश्किल हो रहा था। कुछ धोखे के निशान जैसा अजीब कॉम्बिनेशन। मैं चौंक गया। मेरे वो पिताजी जो लड़ाई की परीक्षा में बस थोड़े से रह गए थे पास होने से,
उनके पास ये अजीब चीज क्यों होगी? शायद उन्होंने इसे कोई मार्शल आर्ट्स का सीक्रेट मैनुअल समझ लिया था। अगर ऐसा है तो ये भी समझ आता है कि वो परीक्षा क्यों नहीं पास कर पाए, पर कोई बात नहीं, वैसे भी पढ़ना सिर्फ वक्त काटने के लिए था। अब ये किताब का नाम सुनकर ही अंदर से कुछ खटक रहा है यार। याद रखना इसे, क्योंकि ये आगे बड़ा रोल निभाने वाली है। बारिश कब रुकी पता ही नहीं चला, जब तक अंधेरा इतना नहीं हो गया कि अक्षर दिखना बंद हो गए। किताब नीचे नहीं रखी, लपेट के कपड़ों में छुपा ली, धान के मैदान ले जाने के लिए। वहाँ पूजा की जगह आग तो जलेगी ही, और अमीर मेजबान शायद केरोसिन लैंप भी जलाएं तो पढ़ने की रोशनी मिल जाएगी और भूख से ध्यान भी हट जाएगा। मैदान पहुंचा तो सच में हु फैमिली इतने पैसे वाले थे कि कई लैंप्स जला रखे थे। जलन हो रही थी, काश मेरे पास भी एक होता, रात भर पढ़ता रहता। पर सिर्फ एक नजर डाली और आग से न ज्यादा पास न ज्यादा दूर एक कोने में बैठ गया। किताब फिर से निकाल ली। ढन ढन ढन। अचानक तेज घंटी की आवाज ने ध्यान भंग कर दिया। सिर उठाया, मैदान में लोग बढ़ते जा रहे थे। जो बात हैरान कर गई, ओझा साहब ने सारे बड़ों को बाहर भेज दिया, सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बीच में आने दिया। और उससे भी हैरान करने वाली बात, किसी को कोई ऐतराज नहीं था, जैसे ये नियम तो होना ही था। पर 12 साल ही क्यों? मन में सवाल उठा, ये नंबर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शायद मैंने ये कहीं उस टूटी फूटी किताब में देखा था। उसी वक्त भाप उड़ता एक टोकरा भर केक उठा के लाया गया। खुशबू सीधे नाक में घुस गई। लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरे बच्चों से टक्कर न हो इसलिए जानबूझकर कम भीड़ वाली जगह हट गया। सालों से शिकार और चावल उठाते उठाते अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। डर था गलती से किसी को चोट न लग जाए। वान वान केक! ओझा साहब की जोरदार आवाज के साथ एक आदमी ने बड़ी छन्नी से केक हवा में उड़ा दिए। पल भर में सफेद सफेद केक बर्फ की तरह हर तरफ उड़ने लगे। बच्चे चीखते चिल्लाते लूटने दौड़ पड़े। मैं इसके उलट धीरे धीरे हिल रहा था, डर के मारे कि किसी से टकरा न जाऊं। सामने उड़कर आए कई केक्स दूसरे बच्चे लूट ले गए। आखिर में केक फेंकने वाले उस आदमी ने जैसे जानबूझकर मेरी तरफ ज्यादा फेंके, तभी किस्मत से 2 मिल गए। सिर्फ 2, पेट भरने के लिए काफी नहीं थे, पर मैं इतने से ही खुश था। भीड़ छंटने लगी। तभी गांव का गोल मटोल मोटू बच्चा डॉगडन दौड़ता आया। अपना केक मुझे थमाने लगा। दाबाओ भाई, ये लो। उसकी माँ दौड़ती आई, पहले रोकने वाली थी, पर मुझे देखकर तुरंत मुस्कुराहट चिपका ली। अरे, दाबाओ भाई को देना है तो ठीक है। ये भी कोई तरीका है? मैं मुस्कुराया, केक नहीं लिया, बस उसके सिर पे हाथ फेरा और मुड़कर चल दिया। बड़ों का डबल स्टैंडर्ड बच्चे भी कभी कभी कितनी सफाई से पकड़ लेते हैं। जरा देखो, रात गहरा गई। घर वापसी का रास्ता काला काला हो गया। ये मेरी दूसरी बार थी रात में पैदल चलने की। पहली बार नए साल के दिन हुआ था, जब गांव के मुहाने तक दौड़ा था वैद्य को बुलाने के लिए, अपनी माँ के लिए। उस रात की आतिशबाजी बहुत तेज थी, पर अब याद नहीं कि अच्छी लग रही थी या नहीं। गुड़ पेट फिर शोर मचाने लगा, पर हाथ में पकड़े दोनों केक्स नहीं खाए। सालों का तजुर्बा था, बिस्तर पर जाकर ही खाना है, इससे नींद जल्दी आती है। बेवकूफी भरी बात, पर काम करती है। वो अचानक एक रोने की आवाज सुनाई दी। पहले लगा हवा होगी, पर आवाज साफ होती गई। मैं रुक गया। आवाज फिर गायब हो गई। मन में घबराहट हुई, फिर भी आगे बढ़ता रहा। तभी वो आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पीछे से। मैं फुर्ती से पलटा, कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। अब सच में डर लगने लगा। कदम तेज कर दिए, पर कुछ ही कदम चला था कि आगे एक दीवार के नीचे एक परछाई बैठी हुई दिखी, हिल हिल के रो रही थी। साया देखकर डर थोड़ा कम हुआ। पास जाकर देखा तो डॉगडन था। डॉगडन! मोटू बच्चे ने देखते ही वाह की आवाज में रोते हुए मुझसे लिपट गया। इतनी रात को तेरी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। माँ बहुत तेज चली गई, मैं पीछे रह गया, रास्ता भूल गया। मुझे यकीन था। पीठ थपथपाते हुए दिलासा दिया, इस दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती जब तक वो खुद जिंदा रहने की हालत में न हो। ये बात सिर्फ मन में ही जोड़ी। उसका हाथ पकड़ एक बड़ा एक छोटा गांव के मुहाने की तरफ चलने लगे। वो फिर थोड़ी देर बाद वो रोने की आवाज आई। डॉगडन, मैं नहीं रो रहा, मोटू ने धीमी आवाज में कहा। सिर की चमड़ी सिहर गई, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। फिर एक और दीवार के नीचे एक काली परछाई दिखी। पास जाकर देखा, काले कपड़ों में एक बुढ़िया कोने में बैठी रो रही थी। दादी, क्या आप गिर गई? पास जाकर पूछा। ओह! उसने सिर नीचे झुकाए रखा। आवाज ऐसी भारी और खरखरी जैसे रेगमाल से कुछ रगड़ा जा रहा हो। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। समझ आ गया, वो भी केक लूटने आना चाहती थी, पर नियम के मुताबिक अंदर नहीं जाने दिया गया। ओह! वो रोती रही। हाथ में बचे सिर्फ 2 केक्स की तरफ देखा, दिल में झिझक हुई। पेट भी विद्रोह कर रहा था, पर सोचा इतनी बड़ी उम्र में एक टाइम का खाना न मिले तो शायद जान ही चली जाए। दांत भींचकर एक केक अलग करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। बुढ़िया ने सिर उठाया। चांद की रोशनी में एक झुर्रियों से भरा सूखा सिकुड़ा चेहरा दिखा, इतना सफेद जैसे पानी में गली सड़ी चमड़ी। मैं डर के एक कदम पीछे हट गया, पर खुद को संभाला। फिर भी केक उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने झपट के केक छीना, सीधा मुंह में डाल लिया, पर आंखें अब भी हाथ के बचे दूसरे केक पर गड़ी थी। मैं भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। बात अधूरी ही थी कि पेट गुड़गुड़ कर बज उठा। मन में 1000 गालियां निकल गईं, फिर भी हाथ बढ़ाया, आखिरी केक भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। दादी, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं छोड़ देता हूँ। पूछा। उसने सिर हिलाया, पीछे ऊंची दीवार की तरफ इशारा किया। समझ आ गया, उसका घर वहीं अंदर था। ज्यादा देर नहीं रुका। डर था कि और देर देखूं तो पेट यहीं विद्रोह कर बैठेगा, पर कुछ कदम चलने के बाद भी मन नहीं माना। पलटकर वापस देखने गया, और जैसे ही पलटा वहीं सुन्न हो गया। दीवार के नीचे कुछ नहीं था, बुढ़िया का कोई नामो निशान नहीं। मन में सिहरन हुई, पर ज्यादा सोचा नहीं। शायद वो किसी पिछले दरवाजे से अंदर चली गई होगी। डॉगडन को घर छोड़ने के लिए हु फैमिली के घर के पास से गुजरना था। पूजा पाठ की आवाज दिल को बेचैन कर रही थी। दरवाजे के पास से गुजरते हुए सिर नीचे ही रखा, इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की। पर तभी डॉगडन अचानक आह की चीख के साथ जमीन पर
पर बैठ गया। अंगुली से अंदर की तरफ इशारा करते हुए चेहरा सफेद पड़ गया। अंगुली की दिशा में देखा, आंगन की आग की रोशनी में नजर सीधा फ्यूनरल हॉल में रखी उस तस्वीर पर पड़ी। ये तो वही बुढ़िया थी जिसे थोड़ी देर पहले केक दिया था। और उससे भी डरावनी बात, तस्वीर वाली बुढ़िया की आंखें तिरछी होकर मेरी तरफ घूम गईं, होंठ चबाने जैसे हिलने लगे, जैसे कह रही हो स्वादिष्ट था। भन्न, सिर में एक जोरदार आवाज गूंजी। सब कुछ घूमता हुआ लगा, शरीर बेकाबू होकर पीछे की तरफ हटने लगा। हिल रही थी। बुदबुदाते हुए 2 कदम भी पीछे नहीं हटा था कि किसी चीज से टकरा गया। फिर पीठ के पीछे से एक बेहद ठंडी आवाज आई। क्या हिल रहा है? इंसानी आवाज सुनकर जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, मुंह से अपने आप निकल गया, वो तस्वीर की आंखें हिल रही हैं। क्या वो इतना ही कह पाया। धीरे धीरे सिर घुमाया, आंगन की आग की रोशनी में साफ देखा। एक चेहरा धीरे धीरे पीठ के पीछे से उभरकर कंधे पर आ टिका। जब उस तरफ देखा, उस चेहरे की आंखें भी तिरछी होकर सीधा मेरी तरफ गड़ी हुई थी। ये चेहरा फ्यूनरल हॉल वाली तस्वीर से बिल्कुल मिलता जुलता था। बस खेल खत्म। आह! मैं चीख पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। धान के मैदान पर केक बांटने की पूजा खत्म होते ही पेट और भी ज्यादा भूखा लगने लगा था। ओझा साहब गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। मैं भी लार टपकाते हुए देख रहा था, पर अफसोस, छोटा था, ताकत भी कम थी, कुछ हाथ नहीं आया। बड़े लोग अपने अपने बच्चों को लेकर निकल गए। थोड़ी देर पहले शोर से भरा मैदान अब एकदम सुनसान हो गया। सिर्फ घंटी नगाड़ा बजाने वाले, पूजा करने वाले लोग बचे थे। मन नहीं माना घर जाने का। सिर झुकाए मैदान के किनारे किनारे घूमता रहा, देखने के लिए कि कोई बचा खुचा केक तो नहीं मिल जाए। पता नहीं कितनी देर चलता रहा। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, खाना ढूंढना। अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। सिर उठाया, वो ओझा साहब मिस्टर पेंग थे। हाथ में एक छोटी चाय की केतली पकड़े, भौहें कसकर सिकोड़े हुए। थोड़ा डर लगा, बिना सोचे समझे मुड़ा और गांव की तरफ चलने लगा। फिर भी सिर नीचे रखे एक एक कदम धीरे धीरे। पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, साथ ही केरोसिन लैंप की रोशनी भी। मिस्टर पेंग पीछे आ रहे थे। मन में घबराहट बढ़ गई। मैं तेज चलने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी, मुझे लग रहा था जैसे मैं उड़ती रफ्तार से दौड़ रहा हूँ, फिर भी मिस्टर पेंग पीछे छूटते जा रहे थे। उनके हाथ की रोशनी आखिर में लगभग गायब होने वाली थी। रास्ता गड्ढों से भरा था, फिर भी मैं ऐसे तेज चल रहा था जैसे ये पैर मेरे अपने न हो। जब मुझे लगा कि मैं उन्हें पीछे छोड़ चुका हूँ, अचानक रुक गया। नहीं, मैं नहीं रुका, मेरे पैर खुद रुक गए। सिर उठाया तो देखा मिस्टर पेंग पास ही हांफते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। वो छूटे नहीं थे। मैं उनके लिए यहीं रुककर इंतजार कर रहा था, बिना अपनी मर्जी के। और जो बात उससे भी अजीब थी, मेरे बगल में कब डॉगडन आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपने हाथों को देखा, बिना मेरी मर्जी के जेब से वो 2 केक्स निकले जो किसी तरह बचे थे। एक बाएं फेंका, एक दाएं, एक सीधा, एक उल्टा। बिल्कुल मत गिरना देना। मिस्टर पेंग की आवाज में साफ खौफ था। मैंने नीचे देखा, दिल धड़कना भूल गया। सच में एक केक सीधा गिरा था, एक उल्टा। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। मिस्टर पेंग दौड़ते हुए आए, एक लात से दोनों केक उड़ा दिए, गालियां बकते हुए। ऐसी हरकत तो वो लोग करते हैं जो किसी के पूर्वजों की कब्र खोदना चाहते हो। तुम दोनों कुत्तों के बच्चे आधी रात को सोने के बदले भूतों को खाना खिला रहे हो। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मेरे पैर फिर खुद ब खुद चल पड़े, डॉगडन को साथ खींचते हुए, जैसे जानबूझकर उनसे बचने की कोशिश हो रही हो। ज्यादा दूर नहीं गए थे, फिर रुक गए। सामने हूँ फैमिली का आंगन था। आग अब भी तेज जल रही थी। मेरा सिर अपने आप घूमा, आंगन की तरफ देखने लगा, जबकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी आंखें बंद हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मिस्टर पेंग की सांस अटकने की आवाज सुनाई दी। फिर मेरा सिर खुद ही पीछे घूमने लगा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, और आखिर में एक नामुमकिन एंगल पर मेरा चेहरा पीछे खड़े मिस्टर पेंग के चेहरे से सीधा टकरा गया। मैंने उन्हें देखा, रोज मरे हुए लोगों से वास्ता रखने वाले इस ओझा को, और मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मेरे होंठ अपने आप फैल गए एक मुस्कान में। वो मुस्कान मेरी बिल्कुल नहीं थी, इतनी डरावनी कि मुझे खुद उल्टी आने लगी। अगले ही पल आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुंह से बस एक चीख निकल पाई और मैं सीधा जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो मैं जमीन पर लेटा था। मिस्टर पेंग मेरे आगे खड़े किसी रात जागे आदमी को कुछ समझा रहे थे। कुछ नहीं हुआ, बच्चा है, डर गया। उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी सुनकर मन को राहत मिली। उस आदमी से कहा कि फ्यूनरल हॉल को बिना देखभाल नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वो आदमी रुक गया और मिस्टर पेंग खुद मुझे उठाकर सोते हुए डॉगदान को पीठ पर लाद के मुझे डॉगडन को घर पहुंचाने का बहाना बनाकर वहां से निकले। मिस्टर पेंग, डॉगडन ठीक तो है? मैं आगे लालटेन लेकर चल रहा था। अंदर से डर लग रहा था, मन था कि पीछे मुड़कर देखूं। मिस्टर पेंग अचानक गरज पड़े। मैं हड़बड़ा गया। तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया रात के वक्त चलते चलते पीछे नहीं मुड़ते? उनकी आवाज बहुत सख्त थी। मेरी आंखों में हल्की नमी आ गई। धीमे से बोला, नहीं सिखाया। ये सुनकर मिस्टर पेंग रुक गए। आवाज अचानक नरम पड़ गई, जैसे कुछ अफसोस हो। कोई बात नहीं, अब मैं सिखा देता हूँ। इंसान के बदन पर 3 आग जलती हैं, सिर के ऊपर 1 और दोनों कंधों पर 1-1। पीछे मुड़ोगे तो कंधे की आग बुझ जाएगी और फिर वो दिखेगा जो नहीं देखना चाहिए। ये सुनते ही मेरे दिमाग में धमाका हुआ, मुंह से अपने आप निकल गया। तो इसलिए मेरे कंधे पर हू फैमिली की बुढ़िया का चेहरा आ गया था। मिस्टर पेंग की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मैंने सिर हिलाया, फिर उन्हें सब कुछ बताया, कैसे मेरे पैर अपने आप चले, केक्स फेंके गए, मेरा सिर खुद घूम गया। सुनते सुनते मिस्टर पेंग की भौहें इतनी सिकुड़ गईं जैसे उनमें मक्खी फंस के मर जाए। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। मिस्टर पेंग, डॉगडन ठीक तो है? मैंने फिर पूछा। डर था कि उसके साथ भी मेरे जैसा ही हुआ हो। फिक्र मत कर, एक नींद में ठीक हो जाएगा। पर तू, वो मुझे देखते रहे। कुछ कहना चाहकर रुक गए। मैं सिर हिलाकर मुस्कुराया। पेट भर गया तो सब ठीक है। मुझे पता था वो समझ गए मेरा मतलब, पेट भरना ही काफी है, बाकी सब बेकार। इस बार मिस्टर पेंग को भी समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। चुप्पी में भी मेरी जिज्ञासा नहीं रुकी। मिस्टर पेंग, सुना है हू फैमिली की बुढ़िया मरकर
कर भी आंख बंद नहीं कर पाई, 16 आदमी मिलके भी उसका ताबूत नहीं उठा पाए, ये बात जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछ, उन्होंने सीधे टोक दिया। ठीक है, मैं चुप हो गया, पर तभी हम दोनों ठगे से रह गए। सामने फिर रोशनी और घंटी नगाड़े की आवाज दिख रही थी। कुत्ते के बच्चे, ये धान का मैदान कैसे आ गया फिर? मिस्टर पेंग जोर से गरजे। मैं भी हैरान था, मुझे याद है मैं मुड़ा भी नहीं, सीधा चला था। हु फैमिली से निकलते ही गांव की तरफ जाना था, और धान का मैदान तो गांव के दूसरे सिरे पर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक हम बीच रास्ते में खुद मुड़ न गए हो, तेरी कोई गलती नहीं। मिस्टर पेंग का चेहरा बिल्कुल काला हो गया। साला, थोड़ा और होता तो धोखे में फंसी जाते। धोखे में? मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, सीधा वापस मुड़ने को कहा। इस बार हम दोनों ही पूरी ताकत से रास्ते पर नजर गड़ाए रहे, पर जितना चलते उतना ही कुछ नहीं मिला। कोई मोड़ नहीं, कोई गली नहीं, कुछ नहीं, जैसे इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो। और उससे भी डरावनी बात, चलते चलते फिर सामने वही धान के मैदान की रोशनी दिख गई। हम फिर वहीं वापस आ गए थे। मुड़ो! मिस्टर पेंग की आवाज में लगभग चीख थी। मेरे पैर डर के मारे कांप रहे थे, आवाज भी थरथरा रही थी। मिस्टर पेंग, क्यों ना हम धान के मैदान जाकर कुछ लोगों को बुला ले मदद के लिए? ये माहौल बहुत डरावना है। मुझे लगा ज्यादा लोग होंगे तो हिम्मत बढ़ेगी, पर मिस्टर पेंग ने ठंडी हंसी हंसी, वो हंसी रोने से भी ज्यादा डरावनी थी। पक्का है क्या कि अभी धान के मैदान में जो बैठे हैं वो सब इंसान ही हैं? मेरे सिर की चमड़ी तुरंत खिंच गई, पूरे बदन का खून जैसे जम गया। मिस्टर पेंग, तुम मुझे मत डराओ, अगर वो सब इंसान भी हों, हम वहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, इससे थोड़ी हिम्मत आई। धान के मैदान में अभी क्या चल रहा होगा? पूजा पाठ अभी भी जारी होगा। पूजा पाठ के लिए तो कोई मृत व्यक्ति होना जरूरी है ना? हाँ, वो फैमिली की बुढ़िया हॉल में ही पड़ी है ना? मुझे लगा मैं उनकी सोच के साथ नहीं चल पा रहा। अच्छा? मिस्टर पेंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। डोगडन अभी मरे हुए इंसान जैसी गहरी नींद में है, अगर वो वहाँ पहुँच गया तो पूजा का पूरा घेरा बंद हो जाएगा। उस वक्त वो मरे या न मरे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हाथ कांप गए, लालटेन का तेल छलक गया। खत्म, सब खत्म हो गया। अब समझ आया, कोई जाल बिछाकर हमारे खुद आने का इंतजार कर रहा था। मिस्टर पेंग, अब हम क्या करें? बार बार धान के मैदान ही क्यों आ जाता है? मेरी आवाज रोने वाली हो गई। मिस्टर पेंग ने एक नजर सामने की रोशनी पर डाली, फिर पीछे की काली स्याह सड़क पर, और एक एक शब्द साफ करके बोले, भूत की दीवार। ये 3 शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में धमाका हुआ, मैं वहीं सुन्न हो गया। भूत की दीवार के बारे में मैंने गांव के बूढ़ों से सुना था। जब कोई आत्मा आंखों को धुंधला कर दे तो इंसान एक ही जगह घूमता रह जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। तुम्हें लगता है तुम सीधे चल रहे हो, पर असल में कब का गोल गोल घूम रहे होते हो। पहले सिर्फ सुना था, अब खुद भुगत रहा था। मैं बहुत डर गया, पैरों की नसें तक खिंच रही थी। मिस्टर पेंग, वो हमारे आसपास कोई वो, मैं डर के मारे भूत शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पा रहा था। तू ही बता, उन्होंने पलटकर सवाल किया, जो जवाब मुझे चुप करा गया। यहाँ से कहानी और भी डार्क मोड ले रही है, जरा ध्यान से सुनो आगे। हाथ इधर लाओ। उनके कहने पर मैंने कांपते हाथ बढ़ाए। देखा, उन्होंने हथेली जितनी छोटी चाय की केतली निकाली, मेरी हथेली पर थोड़ा पानी डाला, हुक्म दिया, आंखों पर लगा। मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मैंने कर लिया। वो पानी बर्फ जैसा ठंडा था, ठंडक हड्डियों तक उतर गई। उन्होंने भी अपनी आंखों पर लगाया, फिर धीमी आवाज में चेतावनी दी, अब से सिर्फ नीचे देखकर रास्ता ढूंढना है, सिर ऊपर नहीं उठाना, इधर उधर नहीं देखना, समझे? अगर सिर उठा लिया तो क्या होगा? मैं फिर नहीं रुक पाया, धीमे से पूछ बैठा। मिस्टर पेंग के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। जानना है तो खुद उठा के देख ले। मैं इतना डर गया कि सिर हिला हिला के बता दिया, चाहे जो हो जाए सिर नहीं उठाऊंगा। ठीक तभी मैं चलने को था, उन्होंने फिर रोक लिया। एक हाथ से डॉगडान को संभाला, दूसरे हाथ से मेरी पकड़ी लालटेन की तरफ बढ़ाया, शीशे के अंदर से उंगली और बीच की अंगुली से एक झटके से कुछ पकड़ा। मेरी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने लालटेन की लौ से एक चिंगारी पकड़ ली थी, सीधे उंगलियों से। वो चिंगारी उनकी 2 अंगुलियों के बीच जलती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने उस चिंगारी को मेरे सिर के ऊपर और दोनों कंधों के चारों तरफ घुमाया और झटके से उंगलियां हिला दी। आग बुझ गई। मिस्टर पेंग, ये क्या? मैं हैरान रह गया। ये कैसा करिश्मा था? जो नहीं पूछना है वो मत पूछ, रास्ता दिखा। मैं और सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इनके पास सच में कुछ खास ताकत थी। मैंने सिर झुकाया, कदम बढ़ाए, पर कुछ ही कदम चला था कि कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस कीचड़ भरी सड़क पर अचानक से ढेरों ढेरों पैर दिख रहे थे। कुछ मेरे साथ आगे चल रहे थे, कुछ सीधे मेरी तरफ चले आ रहे थे, इतने घने कि पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। तुरंत समझ आया, मिस्टर पेंग क्यों सिर उठाने से मना कर रहे थे। इन पैरों के मालिक इंसान नहीं थे। मिस्टर पेंग, बहुत बहुत सारे। मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे छन्नी में अनाज छन रहा हो। सिर्फ रास्ता ढूंढ, बाकी से कोई वास्ता नहीं रखना। मिस्टर पेंग की आवाज किसी संजीवनी की तरह काम कर रही थी। मैं दांत भींचे, जमीन पर गड़े पैरों पर नजर टिकाए, उन भूतिया पैरों के बीच रास्ता ढूंढता रहा। अजीब बात यह थी, जो रास्ता पहले मिल ही नहीं रहा था, इस बार जल्दी ही नजर आ गया। मैं मिस्टर पेंग को लेकर उस मोड़ में मुड़ा और वो घने पैर पल भर में गायब हो गए। मैंने सिर नहीं उठाया, पूरे रास्ते सिर झुकाकर चलता रहा और बिल्कुल अनहोनी तरीके से हम मेरे ही घर पहुंच गए। मैं इतना घबराया हुआ था कि घबराकर बोला, कोई बात नहीं, बस घर के अंदर पहुंच जाना काफी है। मिस्टर पेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अंदर आए, डॉगडन को मेरे पलंग पर रखा, फिर घर के अंदर बाहर एक चक्कर लगाया, आखिर में लंबी सांस भरते हुए मुझे देखा। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे फिर डरा गया। मिस्टर पेंग, कुछ कहना है क्या? मैंने खुद पूछ लिया। वो कुछ बोलने को थे, पर अंत में बस यही निकला, तू यहाँ रुक, मैं हूँ फैमिली से कुछ सामान लेकर आता हूँ। याद रहे, मेरे जाने के बाद दरवाजा कुंडी लगाकर बंद कर लेना। कोई भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना, जवाब भी मत देना, समझे? तो तुम कैसे अंदर आओगे वो तू मत सोच, मेरे पास तरीका है। उन्होंने मेरे कंधे थपथपाए। इस बार मैंने ध्यान दिया, उन्होंने 3 अंगुलियों से नीचे से ऊपर की तरफ थपथपाया था, जैसे किसी चीज को धकेल
धकेलकर हटा रहे हों। उनके जाते ही मैं तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा, कुंडी कस के लगा दी, फिर पलंग के पास बैठकर दीवार से पीठ टिका ली। दिल धक धक कर रहा था, कमरे में सन्नाटा डरावना लग रहा था। थोड़ी देर पहले की भूत की दीवार और वो ढेर सारे पैर बार बार दिमाग में दौड़ रहे थे। पीठ ठंडे पसीने से भीगी जा रही थी। मन में बस एक डर, क्या वो चीजें मेरे घर के बाहर तक आ गई होंगी। अच्छी बात यही थी कि मिस्टर पेंग लालटेन छोड़ गए थे। उस रोशनी का साथ ही मेरा एकमात्र सहारा था। पर जैसे ही ये सोचा, अच्छे से जल रही वो लालटेन बिना चमके पट से बुझ गई। पूरा कमरा एक झटके में मरघट जैसे अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त मेरे लकड़ी के दरवाजे पर धम 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 की आवाज शुरू हो गई। अचानक की इस दस्तक ने मुझे पलंग से उड़ाकर खड़ा कर दिया। पूरा बदन सुन्न हो गया। कौन है? मैं बिना सोचे चीख पड़ा, साथ ही कान खड़े कर ली। मैं हूँ मिस्टर पेंग। बाहर से वही पहचानी हुई आवाज आई। सुनकर मन को कुछ राहत मिली। मैं दरवाजा खोलने को बढ़ा, पर बायां पैर उठाते ही ठहर गया। नहीं, मिस्टर पेंग ने जाने से पहले खास तौर पर बोला था, चाहे कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, जवाब भी मत देना। मैं लालटेन लेने आया। अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा। बाहर वाली आवाज थोड़ी बेसब्र लग रही थी, बात इतनी सही लग रही थी, पर मैंने मिस्टर पेंग की बात गांठ बांध रखी थी। बहरा बन गया, ना दरवाजा खोला ना आवाज दी। बेवकूफ, मैंने ही तुझे दरवाजा न खोलने को कहा था। अब मुझे भी दरवाजे के बाहर रोकेगा। डॉगडन को बचाना है कि नहीं? यह सुनते ही मेरा दिल डगमगा गया। मेरी अपनी जान की मुझे फिक्र नहीं थी, पर डॉगडन अभी इतना छोटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पर फिर ख्याल आया, अगर बाहर वाला मिस्टर पेंग नहीं है तो तब तो दरवाजा खोलना सीधे डॉगडन को शेर के मुंह में देना होगा। मेरा दिमाग फट रहा था। नहीं, मुझे नहीं खोलना। मिस्टर पेंग ने कहा था उनके पास खुद अंदर आने का रास्ता है। मैं चुप मरे आदमी की तरह बना रहा। दरवाजा नहीं खोला, आवाज नहीं दी, यही तय किया। मैं फिर पलंग पर लेट गया, सामने के अंधेरे को घूरता रहा। बाहर जितनी भी गालियां पड़े, मैं अपनी ही बाह दांतों से कस के पकड़े रहा, बिल्कुल मुंह बंद। थोड़ी देर बाद बाहर की गालियां देते देते थक गई। फिर कोई आवाज नहीं आई। मैं काफी देर तक रुका रहा। पूरी तरह यकीन होने पर कि बाहर कोई नहीं है, धीरे से उठकर बर्तन वाली अलमारी तक गया, माचिस जला के फिर से लालटेन जला दी। पीली रोशनी फैलते ही मुझे लगा जैसे फिर से जिंदा हो गया हूँ। वैसे भी नींद नहीं आनी थी। मैंने सीने में छुपी वो किताब निकाल ली, ध्यान भटकाने के लिए। पर किताब हाथ में आते ही बिना किसी संकेत के सामने जली लालटेन फिर से फुस की आवाज के साथ बुझ गई। कमरा फिर से उसी मरघट जैसे अंधेरे में डूब गया। मेरे दिमाग में धमाका हुआ। बड़े बूढ़ों की कहावत याद आ गई, भूत दिया बुझाए। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि फिर से लालटेन जलाऊं। सिर्फ पलंग पर लुढ़क गया, आंखें तांबे की घंटी जैसी खुली, उस अंधेरे को घूरता रहा। कितनी देर बीत गई पता नहीं, पर अपनी ही तनावग्रस्त नसों की वजह से मेरा सिर इतना भारी हो गया कि अनजाने में नींद आ ही गई। खट, एक हल्की सी आवाज ने मुझे ख्वाब से सीधा जगा दिया। मैं डर के मारे चौंक उठा, चिड़िया की तरह इधर उधर देखने लगा, पर कमरे में हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा था। मन में शक हुआ, क्या मैं इतना डरा हुआ हूँ कि कान बजने लगे हैं? पर चाहे वो असली हो या वहम, अब नींद आना नामुमकिन था। जैसे ही पलकें फिर बोझिल होने लगी, वो खट की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार दिल मुंह को आ गया। अब यकीन हो गया ये वहम नहीं था। खट खट आवाजें घनी होती गईं, पर अजीब बात ये कि मुझे डर कम लगने लगा, क्योंकि मैं पहचान गया, ये तो चूहे के लकड़ी कुतरने जैसी आवाज थी। गाँव में बड़ा हुआ हूँ, ये आवाज खूब सुनी है। मैंने एक तेज आवाज में दहाड़ लगाई ताकि चूहा भाग जाए, पर वो आवाज बस थोड़ी देर रुककर फिर शुरू हो गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, करता भी क्या, पर जल्दी ही समझ आ गया गड़बड़ है, क्योंकि वो आवाज ठीक दरवाजे के बीचों बीच से आ रही थी। चूहा दरवाजे के बीच में कब से सुराख बनाने लगा, और वो जगह तो ठीक दरवाजे की कुंडी वाली थी। मतलब साफ था, ये चूहा बिल्कुल नहीं था, कोई बाहर से मेरा ताला खोलने की कोशिश में था। हमारे यहाँ के दरवाजों में लकड़ी की कुंडी होती है, दरवाजे की दरार में पतला सा चाकू डालकर धीरे धीरे कुंडी सरकाई जा सकती है। ये सोचकर कि मेरे सोते वक्त बाहर कोई चुपचाप ताला खोल रहा है, मेरे पूरे बदन के बाल खड़े हो गए। बिना देर किए अंधेरे में ही दरवाजे की तरफ दौड़ा, हाथ से कुंडी को कस के पकड़ लिया। अच्छा हुआ अंदाजे से देखकर, अगर मैं थोड़ी और देर सोता ये दरवाजा खुल ही चुका होता। ये सोचकर कि मेरे सोते वक्त कोई काला साया धीरे धीरे पलंग की तरफ बढ़ रहा होगा, बदन में सिहरन दौड़ गई, हाथों से कुंडी और कस के पकड़ी। बाहर की चीज को भी जैसे पता चल गया, अब वो खुलेआम कुंडी खुरचने लगी। खट 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 की आवाज बिना रुके आती रही। सुनते सुनते मुझे रोना आने लगा। हाथों पर पड़ने वाला दबाव भी बढ़ता गया। अच्छा हुआ बचपन से लकड़ी काटकर और शिकार करके जो ताकत बनी थी, वरना ये दरवाजा कभी का खुल चुका होता। राहत की बात, ये धमाचौकड़ी ज्यादा देर नहीं चली। शायद उस चीज ने हार मान ली, पर मैंने हाथ हटाने की हिम्मत नहीं की। डर था कहीं ये कोई जाल ना हो, और मेरा शक सही निकला। थोड़ी देर बाद कुंडी पर एकदम से एक भारी टक्कर लगी। अगर मैं जोर से न रोकता तो कुंडी सीधे टूट जाती। साला, ये चीज मानसिक खेल भी खेल सकती थी। ठीक तभी हमला करती जब इंसान ढीला पड़ने लगे। मैंने और भी कस के पकड़ लिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था, हाथ सुन्न होने को थे। ठीक उसी वक्त दरवाजे की दरार में रोशनी दिखी। लग रहा था मिस्टर पेंग लौट आए हैं। मन को बड़ी राहत मिली। फटाफट दरार से बाहर झांका। दूर से एक मशाल जैसी आग धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे किसी ने हाथ में मशाल पकड़ी हो। हाँ, यही तो है मिस्टर पेंग। जल्दी ही वो परछाई दरवाजे के पास आ गई, धीरे धीरे मशाल अपने चेहरे के पास लाई। जब मैंने वो चेहरा साफ देखा, मेरा दिमाग जैसे रुक गया। वो मिस्टर पेंग नहीं थे, वो थी वही हु फैमिली की बुढ़िया जिसने मुझे पहले डराकर बेहोश कर दिया था। आह! मैं चीख के साथ पलंग पर उछलकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी समझ आया ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। पर ठीक उसी वक्त मुझे दिखा, दरवाजे की दरार में सच में हल्की रोशनी चमक रही थी। उस सपने का ख्याल आते ही मुझे लगा जैसे डर से सांस ही रुक जाएगी।
लगेगी, पर फिर भी हिम्मत जुटा के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। कुंडी अपनी जगह पर थी, यही देखकर थोड़ी राहत मिली। फिर भी बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई, डर था फिर वही सपने वाला चेहरा दिख जाए। मैंने जल्दी से बर्तनों वाली अलमारी तक जाकर लालटेन जला ली। रोशनी आते ही हिम्मत भी थोड़ी लौटी। तब हिम्मत करके दरार से बाहर देखा, ठीक सपने जैसा एक परछाई मशाल लिए खड़ी थी, पर इस बार मैंने एकदम साफ देखा वो असल में मिस्टर पेंग ही थे। ये देखते ही मेरी जान में जान आई। आखिर ये मुसीबत टल गई। धम धम धम, दरवाजा खोल, मैं हूँ, मिस्टर पेंग की आवाज आई। हाँ ठीक है, मैं बिना सोचे जवाब दे बैठा। हाथ कुंडी की तरफ बढ़ाया, तभी पीछे से एक आवाज आई, दाबाओ भाई, मत खोलो। डॉगडन, तुम जाग गए? मैं खुशी से चौंक के पलटा, पर ठीक उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और मुश्किल से जली लालटेन फिर बुझ गई। पर इस बार मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि डॉगडन जाग गया था। डॉगडन, डरना नहीं, ये मिस्टर पेंग है, मैंने समझाया। दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया, पर डॉगडन के अगले शब्दों ने मुझे वहीं जड़ कर दिया। दबाओ भाई, इंसान जब चलता है तो उसके कदमों की आवाज आती है? हाँ बिल्कुल आती है, सिर्फ भूत प्रेत बिना आवाज के चलते हैं। ये कहते कहते मुझे कुछ याद आया। मेरी आंखें डर से बड़ी हो गईं। तो तुमने अभी कदमों की आवाज सुनी थी? डॉगडन का ये सवाल जैसे आसमानी बिजली बनकर मेरे सिर पर गिरा। दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उस वक्त बाहर की दस्तक धीरे धीरे दरवाजा तोड़ने वाली धमक में बदल गई थी। गालियों की झड़ी भी लगी हुई थी। मैं काफी देर तक सुन रहा, फिर अपने माथे पर थप्पड़ मार लिया। मैं इतना मूर्ख कैसे हो गया? इतनी आसान सी कमजोरी पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा हुआ डॉगडन जाग गया, वरना मैं खुद बड़ी मुसीबत में फंसा देता। मैंने माचिस निकाली, लालटेन जलाने को था, पर डॉगडन बोला, दाबाओ भाई, मुझे थोड़ी और नींद चाहिए। लाइट जलेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने कुछ सोचा नहीं, माचिस वापस जेब में रख ली। अब डॉगडन जाग गया था, मुझे पूरी तरह सुकून मिल गया था। बस अब मिस्टर पेंग के लौटने का इंतजार था, फिर सब ठीक हो जाता। थोड़ी देर बाद बाहर तेज कदमों की आवाज आई, साथ ही दरवाजे की दरार से आग की रोशनी भी झलकने लगी। मन में मैंने डॉगडन की तारीफ की, कितना समझदार बच्चा है, इतनी छोटी डिटेल पर भी ध्यान दे लिया। कदमों की आवाज दरवाजे के सामने रुकी, फिर खट खट की आवाज शुरू हो गई। सपने वाली तस्वीर फिर से दिमाग में कौंध गई। मेरा हाथ रिफ्लेक्स में कुंडी पकड़ने को बढ़ा। दाबाओ भाई, ये तो मिस्टर पेंग दरवाजा खोल रहे हैं। डॉगडन की आवाज ठीक वक्त पर आई। फिर भी मन नहीं माना। मैं दरवाजे पर चेहरा सटाकर बाहर झांका। आग की रोशनी में साफ दिखा, बाहर सच में मिस्टर पेंग ही खड़े थे। एक बांस की पतली पट्टी से कुंडी खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा यही तो होगा वो तरीका जिसकी उन्होंने बात की थी। दाबाओ भाई, खोल दो दरवाजा। वो काफी देर तक कोशिश करते रहे, फिर भी नहीं खुला। डॉगडन ने फिर कहा। मेरी सारी सावधानी पल भर में गायब हो गई। मुस्कुराते हुए कुंडी खोल दी, दरवाजा खींचा। मिस्टर पेंग आखिर लौट आए। बात पूरी नहीं हुई थी कि मेरा पूरा बदन जम गया। दरवाजे के बाहर काला घुप अंधेरा था, कोई मिस्टर पेंग वहाँ नहीं था। ठगा गया। मैं जोर से दरवाजा बंद करके फिर से कुंडी लगा बैठा। घबराकर माचिस निकाली लालटेन जलाने के लिए, पर जितना घबराया उतना ही उलझता गया। कई तीलियां जलाई, फिर भी आग नहीं पकड़ी। तभी मैंने देखा डॉगडन मेरे सामने से गुजरते हुए दरवाजे तक पहुंच गया और कुंडी खोलकर बाहर निकलने को तैयार हो गया। डॉगडन, तुम क्या कर रहे हो? मैं घबराकर जैसे ही जली हुई लालटेन उठाकर उसकी तरफ दौड़ा। जब मैं उसके करीब पहुंचा, लालटेन की रोशनी में मैंने साफ देखा डॉगडन ने पलटकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें बंद थी। वो जागा ही नहीं था, तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा था अभी तक? भन्न, मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। सिर में इतनी तेज गूंज हुई कि मैं बेहोश होने वाला था। दाबाओ भाई, तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए था, दरवाजा भी नहीं खोलना चाहिए था। डॉगडन की आवाज फिर सुनाई दी, पर इस बार मैंने साफ देखा वो बोल रहा था, पर उसके होंठ बिल्कुल हिले ही नहीं। जब तक मैं होश में आता, डॉगडन दरवाजे से निकल चुका था, बाहर के घनघोर अंधेरे में गायब हो गया। मंद रोशनी में मैंने ये भी देखा, वो चलते वक्त अपनी एड़ियां ऊपर उठाकर सिर्फ पंजों के सहारे चल रहा था। बड़ों की कहावत दिमाग में फट पड़ी, एड़ी उठाकर चले तो शरीर में भूत समाये। मैं डर से बुरी तरह कांप रहा था। अंदर से बहुत मन था कि दरवाजा बंद कर लूं और मिस्टर पेंग के लौटने तक अंदर ही छुपा रहूं, पर ख्याल आया मैंने ही दरवाजा खोलकर डॉगडन को मुसीबत में डाला है। दांत भींचकर लालटेन उठाई, उसके पीछे अंधेरे में दौड़ पड़ा। डॉगडन के कदम सख्त और धीमे थे। मैं जल्दी ही उस तक पहुंच गया। उसकी एड़ियां देखी, साफ तौर पर ऊपर उठी हुई थी। वो सीधा गांव की उस पंचायत वाली धान कुटाई जगह की तरफ बढ़ रहा था, जहां मिस्टर पेंग ने कहा था अगर वो वहां पहुंच गया तो उसका बचना मुश्किल है। मैंने दांत भींचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उल्टा वो मुझे झटका देते हुए लगभग गिरा ही दिया। 7-8 साल का एक बच्चा इतनी ताकत कहां से लाएगा? मुझे साफ पता था ये उसकी अपनी ताकत नहीं थी। मैंने लालटेन का हैंडल दांतों से कस के पकड़ लिया, दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर जोर से पीछे खींचने की कोशिश की, पर दांत टूटने तक जोर लगाने पर भी वो रत्ती भर नहीं हिला, उल्टा मुझे ही खींचता हुआ आगे ले गया। मैं उसके आगे आकर पूरे बदन से उसे रोकने लगा, पर वो जैसे चलता फिरता पहाड़ था। पैरों से जमीन पर 2 गहरी लकीरें खींच जाने के बाद भी उसकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। बस कुछ ही दूरी पर वो जगह आ रही थी। मुझे एहसास हो गया खुद के बल पर ये नहीं रुकेगा। मैंने पैरों के तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए लालटेन उठाई और उस तरफ दौड़ पड़ा। बचाओ, कोई बचाओ! मैं दूर से ही चीखने लगा, पर पूजा पाठ करने वाले ढोल मंजीरे की आवाज में मेरी आवाज दब गई। आखिर मुझे उनके बिल्कुल सामने जाकर रुकना पड़ा। तब उन्होंने बजाना बंद किया। डॉगडन की मुसीबत सुनते ही ओझा लोग अपना सामान फेंक कर मेरे साथ दौड़ पड़े। जब हम लौटे, डॉगडन धान कुटाई की जगह से बस थोड़ी ही दूरी पर था। मैंने उसकी एड़ी की तरफ इशारा किया। सबकी आंखों के सामने उसकी पंजों पर चलती चाल आई। सबके चेहरे एक झटके में सफेद पड़ गए। ये लोग रोज इस काम से जुड़े थे, फिर भी इतना साफ नजारा उन्होंने भी शायद पहली बार देखा था। मिस्टर पेंग ने कहा था इस हालत में वो धान कुटाई की जगह नहीं पहुंचना चाहिए, वरना जान चली जाएगी। मेरी बात खत्म होते ही 7 ओझाओं और मैं कुल 8 लोग डॉगडन को रोकने एक साथ झपटे, पर हम 8 लोग उसके एक बच्चे को नहीं रोक
पाए। उठाओ इसे, किसी ने चिल्लाकर कहा। कोई हाथ पकड़ता, कोई पैर, फिर भी हमारी कमर लगभग टूटने वाली थी। उसे जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा पाए। थोड़ी देर पहले तक यकीन नहीं था कि 16 आदमी मिलके भी एक ताबूत न उठा सके। अब पूरा यकीन हो गया। एक ओझा हाँफते हुए बोला, बकवास छोड़ो, थोड़ी देर में धान कुटाई की जगह आ जाएगी। मिस्टर पेंग को बुलाओ। हम बुलाने को निकलते ही पीछे से एक आवाज आई, कुत्ते के बच्चों। 7 ओझा भी एक बच्चे को नहीं रोक पाए। तुम्हारे दिमाग में भूस भरा है क्या? सब हड़बड़ाकर पीछे मुड़े। तुम सब मरने पर तुले हो क्या? वो आवाज फिर गरजी। हम सब डर के मारे मुड़े और देखा, पीठ पर बांस की टोकरी लादे मिस्टर पेंग गुस्से से जलते चेहरे के साथ अंधेरे से बाहर निकल रहे थे। अभी तक क्या ताकते रह गए, मदद को आओ। मिस्टर पेंग ने गाली देते हुए सीधे डॉगडन के सामने कुछ पेड़ों के पास दौड़कर पहुंचे। टोकरी से इंक्लाइन का यंत्र निकाला, खूंटी निकालकर रास्ते के किनारे गाड़ी धागा खींचकर दूसरी तरफ गए और हाथ से एक झटके में मिट्टी के रास्ते पर एक काली रेखा खींच दी। कोई आकर इस लाइन को दबाए रखे। मैं सबसे पहले दौड़ा, दबाने लगा। मिस्टर पेंग ने वैसा ही कई बार दोहराया। बाकी सबको भी लाइनें दबाने को कहा। गांव की सड़क पर एक के बाद एक झेड़ आकार बनते गए। उन्होंने ऐसे 5 झेड़ बनाए, फिर वापस शुरुआती जगह आए। तब तक डॉगडन पहली रेखा के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। शंख लाओ, मिस्टर पेंग की तेज आवाज गूंजी। किसी ने तुरंत एक तांबे का शंख उनके हाथ में थमा दिया। मिस्टर पेंग बिजली की फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गए, सही पोजीशन में तैयार खड़े हो गए। जैसे ही डॉगदान उस लाइन के बीचों बीच पहुंचा, उन्होंने तेजी से शंख फूंक दिया। ठांग, एक भयानक तेज आवाज गूंजी। जिस डॉगडन को हम 8 लोग मिलकर भी नहीं रोक पाए थे, वो उस आवाज के साथ एकदम से रुक गया। उसकी उठी हुई एड़ियां भी पल भर में जमीन पर आ टिकी। हमने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि देखा, सिर झुकाए खड़ा डॉगडन अचानक सिर उठाता है, अपनी आंखें काले आसमान की तरफ गाड़ता है और एक भयानक बेहद डरावना चेहरा बनाकर दहाड़ने लगता है। एक बुढ़िया है, बच्चे जिसे प्यार नहीं करते, हिम्मत है किसी की दफनाने की, पूरा घर तबाह कर दूंगी साला। डॉगडन के मुंह से निकली ये अचानक की दहाड़ उस मरघट जैसी काली रात में गूंजते हुए ठीक बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी, जिसने वहां खड़े हर इंसान को, पेड़ पर बैठे मिस्टर पेंग सहित, एक झटके में सुन्न कर दिया। उस पल हम सब जैसे सांस लेना भूल गए। दहाड़ खत्म होते ही डॉगदान का पूरा बदन जैसे ठंड में मरी सब्जी की तरह ढीला पड़ गया, सीधे जमीन पर गिर गया, फिर हिला ही नहीं। काली अंधेरी गांव की सड़क पर मरघट जैसी खामोशी छा गई। सबकी नजरें डॉगडन पर गड़ी थीं, चेहरों पर साफ खौफ लिखा हुआ था, सिर भन्ना रहे थे। दूसरों का नहीं पता, पर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। उस दहाड़ को बयान करने के लिए एक भी लफ्ज नहीं मिल रहा था। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो यकीन कर लेता कि ये किसी मरने वाले गला सड़ चुके बूढ़े आदमी की आवाज थी, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो आवाज सच में डॉगडन के मुंह से ही निकली थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बिजली दौड़ गई। ये मुंह तो डॉगडन का था, पर बोलने वाला कोई बिल्कुल दूसरी चीज थी। याद आया कि वो कैसे पंजों पर चल रहा था और बदन में फिर सिहरन दौड़ गई, जैसे आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया हो, गिरना हो। बस खेल खत्म हो गया। दोनों तरफ बैठे ओझा एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में साफ घबराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। डॉगडन के मुंह से निकले वो 16 शब्द पढ़ना ना आता हो फिर भी समझ आ जाए, इतने सीधे थे। बुढ़िया का मतलब था हु फैमिली की वो मरी हुई औरत, और हिम्मत किसने की दफनाने की का मतलब जो भी ताबूत उठाएगा उसका पूरा घर तबाह हो जाएगा। और मजे की बात यही तो ये लोग पिछले कई दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे, उस बुढ़िया को दफनाना। ये तो सीधा अपने ही जाल में फंस गए। इन ओझाओं ने सैकड़ों मरे हुए लोग देखे थे, पर इतना डरावना मामला कभी नहीं देखा। ताबूत उठ नहीं रहा। अब एक 7-8 साल का बच्चा भी भूत के कब्जे में आ चुका है, जिसे कई बड़े मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे, और अब उल्टा पूरे खानदान को बर्बाद करने की धमकी भी मिल गई। कौन इतना दम रख सकता था भला? ये लोग जान पर खेलने को तैयार थे, पर बीवी बच्चों की जान दांव पर लगाना किसी को मंजूर नहीं था। इतने हिम्मती ओझा भी एक जगह जड़ हो गए। डॉगडन की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। डॉगडन ठंडे कीचड़ में वैसे ही पड़ा था, और देर तक यूं ही पड़ा रहता तो बीमार पड़ ही जाता, चाहे भूत हो या ना हो। पर इस डर में कोई उठाकर जरा सूखी जगह भी नहीं ले जा रहा था। सबको डर था कि वो फिर से उछल पड़ेगा और एक और परिवार पर बर्बादी ले आएगा। मुझे भी डर लग रहा था, पर मेरा दिल चाहता था कि उसे उठा लूं, कम से कम कहीं सूखी जगह तो रख दूं। पर पहले के दरवाजा खोलने वाले हादसे के बाद मैंने भी हिम्मत नहीं की। बस पेड़ पर बैठे मिस्टर पेंग की तरफ देखा, उनकी इजाजत का इंतजार करने लगा। पर मिस्टर पेंग ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। हाथ में शंख पकड़े पेड़ के तने पर कुछ टटोल रहे थे। काफी देर तक नहीं मिला जो चाहिए था। उनकी हरकतें तेज और गुस्से वाली हो गई। मुंह से गालियां फूटने लगी। साले, मरकर भी जाने का नाम नहीं ले रही। अपने बेटे को परेशान करती, एक मासूम बच्चे को सताकर कौन सी बड़ी बात कर ली। ये कौन सा पेड़ है, एक टहनी भी सीधी नहीं। गाली देते देते खट की आवाज के साथ उन्होंने खुद हाथ से ही एक मोटी टहनी तोड़ दी, फिर शंख और हथौड़ी दोनों उस टहनी पर लटका दिए। तब समझ आया वो असल में लटकाने की जगह ढूंढ रहे थे। शंख ठीक से लटकाकर फुर्ती से नीचे उतरे, ओझाओं की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम लोग जाओ, धान कुटाई वाली जगह से कुछ लंबी बेंचें ले आओ। ये सब ओझा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, चेहरे पर साफ हिचकिचाहट, कोई हिलने को तैयार नहीं था। मिस्टर पेंग ये देखकर लंबी सांस भरी, बिना कुछ कहे मुड़े और खुद धान कुटाई की जगह की तरफ चल दिए। मैं उठकर उनके पीछे चल पड़ने वाला इकलौता था, पर हम 2 कदम भी नहीं गए थे कि उन्हीं ओझाओं ने हमें आवाज दी। बोले कि वो खुद ही लेकर आते हैं, हमें यहीं रुकने को कहा। जल्दी ही कुछ बेंचें लाई गईं। मिस्टर पेंग ने शंख के नीचे की जगह दिखाई, सबने एक लाइन में बेंचें बिछाई, फिर डॉगदान को उन पर रखना था। ओझा लोग डरते डरते भी बेंचों को मिलाकर एक तरह का बिस्तर बना ही गए। पर अब आई असली परेशानी। डॉगदान को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको डर था कि वो बर्बादी का श्राप सच हो जाएगा। मैंने उनकी डरी हुई शक्लें देखी, बिना कुछ सोचे सीधा डॉगडन की तरफ बढ़ गया। दबाओ, मरना है क्या? लकड़ी काटने वाले उस आदमी ने मुझे रोकने की कोशिश की,
थी, चेहरे पर सच्ची घबराहट थी। मुझे पता था वो मेरी फिक्र कर रहा है। मैंने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, चाचा डरो मत, मेरे घर में मेरे सिवा कोई नहीं है जिसे बर्बाद होने का डर हो। इतना कहकर बिना रुके उन्हें पीछे छोड़ा, डॉगडन के सामने झुककर एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रखकर उसे ठंडे कीचड़ से उठा लिया, बेंच पर लिटा दिया। ओझा लोग ये देखकर मन में बेहद शर्मसार हुए, पर उस खतरनाक श्राप के डर से बस सिर झुकाए रह गए। ये जो छोटा बच्चा कर गया, बड़ों की हिम्मत क्यों नहीं हुई? जरा सोचो, इंसानियत और डर का यही फासला होता है। मिस्टर पेंग, हो गया। डॉगडन को रखकर मैं मिस्टर पेंग के पास पहुंचा। वो पीठ हमारी तरफ करे खड़े थे। कब उस हथेली जितनी केतली निकालकर घूंट घूंट पी रहे थे पता नहीं चला। भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे मेरी बात सुनी ही न हो। मैंने फिर आवाज दी, तब उनका ध्यान टूटा। मुड़कर मुझे ऊपर नीचे देखा, फिर पूछा, सब डर रहे, तुझे मरने का डर नहीं? मैंने सिर हिलाया। उन्हें लगा था मैं कहूंगा मुझे डर नहीं लगता, पर मैंने कहा, इतना तो डर लगेगा ही। जब भी जंगल में अकेले जाल लगाने जाता हूँ, आसपास कोई नहीं होता, मुझे भी डर लगता है। तो फिर उसे उठाने क्यों गया? मिस्टर पेंग का मुंह हैरानी से थोड़ा खुला रह गया। किताब में पढ़ा है, गलती करके सुधार लेना, इससे बड़ी कोई अच्छाई नहीं। मैंने जवाब दिया, मेरी माँ भी कहती थी, इंसान गलती करे तो कोई बात नहीं, पर गलती करके न सुधारे यही गलत है। मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, मुझे सुधारना है। और फिर डॉगडन भी अपनी माँ के पास जल्दी लौटना चाहता होगा। इतना कहकर थोड़ा रुका, फिर मिस्टर पेंग की तरफ तैती सी एक साफ मुस्कान फेंकी। मैं भी, मुझे भी अपनी माँ की याद आती है। मेरी आवाज में कोई हाहाकार नहीं था, बस सीधा सच, पूरी ईमानदारी के साथ। पर वहाँ खड़े सभी लोगों का दिल भारी हो गया। उन्हें पता था जिंदगी की ऐसी तकलीफें झेलने वाला ही इतनी आसानी से जिंदगी मौत की बात कर सकता है। मिस्टर पेंग मुझे देखते रहे, जैसे सीने पर कोई बड़ा पत्थर आकर पड़ा हो। सांस लेना थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो गया। तब उन्हें याद आया, मेरी माँ जब गुजरी थी, मैं सिर्फ 5 साल का था। ठीक वो उम्र जब बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने सोचने की भी हिम्मत नहीं की, इतने सालों में मैंने कैसे हर अकेली काली रात गुजारी होगी। तभी उन्हें समझ आया, मैं इसलिए डॉगडन को यह दर्द नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं खुद माँ बाप के बिना रहने की तकलीफ जानता हूँ। यही सोचकर मिस्टर पेंग की एक हल्की सांस निकल गई। अपनी जिंदगी इतनी टूटी फूटी है, फिर भी दूसरों की फिक्र कर रहा है, पाप है ये। मिस्टर पेंग ने चाय का एक घूंट लिया, पर आज की चाय उन्हें बेहद कड़वी लग रही थी। ठाए, वो लकड़ी काटने वाला आदमी बिना किसी इशारे के खुद को एक तेज थप्पड़ मार लिया। मैं तो किसी इंसान के लायक भी नहीं, एक 10 साल के बच्चे जितनी समझ भी नहीं मेरे पास। बाकी सब भी खुद को कोसने लगे। माहौल में एक भारी दर्दनाक खामोशी फैल गई। साले, मुझे यहाँ नहीं समझते क्या? मिस्टर पेंग की जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। वो खड़े हुए, सबको घूरते हुए ठंडी हंसी हंसे। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग समझ रहे थे मैं हवा हूँ जो कोई भी ताबूत उठाएगा, अगर वो श्राप दे रही है तो देखूं वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इतना कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, सहलाते हुए कहा, तू सच में एक काम का बंदा है, फिक्र मत कर, जब तक मैं पेंग जिंगशुआन हूँ तेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैंने मिस्टर पेंग के सामने झुककर एक सम्मान भरा प्रणाम किया। धन्यवाद मिस्टर पेंग, मैं ठीक रहूंगा, मेरी आत्मा मजबूत है। यह सुनकर मिस्टर पेंग का दिल फिर भर आया। उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाकर बात बदल दी, बेंच की तरफ बढ़ गए। शायद डर था कि कुछ और बोले तो आंखों में आंसू न आ जाएं। मिस्टर पेंग बेंच के पास खड़े हुए, आंखें बंद करके खुद को संभाला, फिर आंखें खोलकर डॉगदान को ध्यान से देखने लगे। जब हमारा सब्र टूटने लगा, तब आखिर वो हरकत में आए। कुछ रस्सियां डोरियां लाओ, इन बेंचों को बांधना है, उन्होंने हुक्म दिया, और साथ ही चलकर पहले खींची गई 2 झेड़ लाइनों के शुरुआती बिंदु तक गए। वहाँ इंक्लाइन यंत्र रखा था। ओझा इस बार बिना देर किए रस्सी लेने दौड़े। मिस्टर पेंग ने यंत्र उठाया, थोड़ा धागा खींचा, फिर अचानक उस धागे को एक झटके से तोड़ दिया। ठीक उसी पल मैंने देखा, लेटे हुए डॉगडन के दोनों पैर अचानक उछल पड़े। मैंने बिना देर किए ये बात मिस्टर पेंग को बताई। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया, ठंडे लहजे में बोले, जाल टूट गया। उछलना तो सामान्य बात होगी, हालांकि मुझे समझ नहीं आया, पर मिस्टर पेंग के पूछने के तरीके से लगा जैसे उन्हें पूरी जानकारी हो। पर तभी डॉगडन के पैर लगातार उछलने लगे। हर बार जमीन में गड़ी खूंटी थोड़ी और हिल जाती। मिस्टर पेंग के हाथ में पकड़ा धागा भी हर बार खिंच रहा था। उन्होंने फुर्ती से धागे को खूंटी पर मरोड़कर बांधा, फिर पैर उठाकर एक जबरदस्त ठोकर से उस पूरी खूंटी को जमीन में दबा दिया। ये एक लात जैसे किसी की मरने वाली नस पर पड़ी हो। डॉगडन एकदम से जंगली अंदाज में कांपने लगा। उसका पूरा बदन बेंच पर एक अविश्वसनीय पोज में आ गया। उसके दोनों पैर बेंच पर, हाथ बेंच पर, सिर पूरी ताकत से पीछे झुका, सिर के ऊपरी हिस्से से बेंच पर जोर देते हुए पूरा शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह ऊपर की ओर मुड़ गया। ये कारनामा किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। मिस्टर पेंग, डॉगडन, मैं डर के मारे चिल्लाया, मरता हुआ जाल टूट रहा है, सामान्य बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उन्होंने हाथ से इशारा कर मुझे रोक दिया, और सच में थोड़ी ही देर में डॉगडन वापस सीधा होकर लेट गया, बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। तभी रस्सियां लेकर ओझा भी वापस आ गए। मिस्टर पेंग ने उन्हें बेंचों को कसके बांधने को कहा, फिर जेब से ढेर सारे सिक्के निकाले, सबको मुंह में रखने का आदेश दिया। अभी से बोलना बिल्कुल मना है। साथ में चेतावनी दी, अगर डॉगडन को मरते नहीं देखना चाहते तो जो कहूँ वो करना, सवाल नहीं, संदेह नहीं, सिर्फ करना। सबने सिर हिलाकर हाँ की। अगले ही पल मिस्टर पेंग ने मुझे इंक लाइन का एक टुकड़ा थमाया, डॉगडन के पैरों के पास खड़े होने को कहा, खुद उस लाइन को लेकर एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर, धीरे धीरे डॉगडन को बेंच से कसकर बांध दिया। यह करके अपनी टोकरी से एक धूप जलाई, एक सिक्का निकाला, उस सिक्के से कुछ इशारे करते हुए बेंच के चारों तरफ चलते फिरते कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे। मंत्र खत्म होते होते ठीक 3 चक्कर पूरे हुए और वो डॉगडन के सिर के ऊपर आकर रुके। फिर अचानक उस सिक्के को हवा में फेंक दिया, साथ ही झुककर वो जलती धूप डॉगडन के मुंह में डाल दी। हम सब अभी समझ भी नहीं पाए थे कि देखा, गिरता हुआ सिक्का बिना जरा भी हिले हवा में उड़कर सीधा डॉगडन के होंठों पर जा टिका। अविश्वास
अविश्वसनीय। सिक्का ठीक वहीं रुका था कि अचानक मिस्टर पेंग जैसे पीछे भी उनकी आंखें हों, बिना जरा भी रुके एक टूटी छत की पतली टाइल जमीन पर पटक दी और दहाड़ते हुए चिल्लाए, अंतिम संस्कार शुरू। ये देखकर सब हैरान रह गए। फिर अंतिम संस्कार शब्द सुनकर सबकी आंखें और बड़ी हो गईं। चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। किसी ने मुंह खोलना चाहा, पर जबान सिक्के से टकराते ही मिस्टर पेंग की चेतावनी याद आई। फटाफट मुंह बंद कर लिया। दिल में हजारों सवाल लिए, फिर भी ओझा लोग एक तरतीब में डॉगडन से बंधे बेंच को उठाने लगे। मिस्टर पेंग आगे चल रहे थे, मैं लालटेन लिए सबसे पीछे। आधी रात की ये अजीब टोली कोई देख लेता तो शायद डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। ये जुलूस जल्दी ही गांव के बीचों बीच लकड़ी के पुल को पार कर गया और नदी के दूसरे किनारे रुक गया। मिस्टर पेंग ने सबको डॉगडन को नीचे रखने को कहा, साथ ही चेतावनी दी, कुछ भी हो जाए, न हिलना न बोलना। फिर वो मेरी तरफ मुड़े, गंभीर लहजे में बोले, तू डॉगडन के सामने खड़ा हो जा। मैं जब चल बोलूं तू मुड़कर सीधा हू फैमिली की तरफ चलना शुरू कर देना। बीच में न पीछे मुड़ना न बोलना, समझ गया? मैंने भारी मन से सिर हिलाया। एक ही मौका मिलेगा, चाहे न भी कर पाए, करना तो है ही, समझा कि नहीं? उन्होंने फिर जोर देकर कहा। मैं मुठ्ठियां कस ली, फिर से सिर हिलाया। देखो दोस्तों, अब जो आने वाला है उसमें कोई मजाक नहीं, हर शब्द ध्यान से सुनना। मिस्टर पेंग डॉगडन के सिर के पास गए, बाएं हाथ से सिक्का उठाया, दाएं हाथ से जलती धूप पकड़ी और एकदम से ऊपर की तरफ खींच ली। उस धूप की राख को कलम बनाकर डॉगडन के माथे से रिश्ते खून में डुबोकर बहुत तेजी से एक ऐसा चिन्ह बनाया जो मेरी समझ से बाहर था। माथे पर बनाने के बाद उल्टी दिशा में कलाई और टखनों पर भी 3-3 गोल घेरे बनाए। आखिरी रेखा खींचते ही मिस्टर पेंग फिर डॉगडन के सिर के पास आए, उंगलियों से जोर लगाकर धूप की राख खुरचने लगे। अगले ही पल वो हरकत हुई जिसने हम सबको स्तब्ध कर दिया। मिस्टर पेंग ने वो सिक्का और उस पर लगी राख सीधे अपने मुंह में डाल ली। हम संभल भी नहीं पाए थे कि सुना, बंद होंठों के पीछे से गले से एक भारी दबी हुई आवाज निकली। बाकी किसी को साफ नहीं सुनाई दिया, पर मेरा दिल एकदम भारी हो गया। मुझे यकीन था मिस्टर पेंग ने कहा था चल, मैं तुरंत लालटेन उठाए मुड़कर चल पड़ा। बस कुछ कदम ही गया था कि महसूस हुआ एक हाथ मेरे कंधे पर आकर टिक गया। इंसान का सहज स्वभाव होता है पीछे मुड़ना। मेरे मन में भी ये इच्छा उठी, पर शुरू होते ही उसे जबरदस्ती दबा दिया। मिस्टर पेंग की चेतावनी अब भी कानों में गूंज रही थी, पीछे मत मुड़ना। मैं न केवल मुड़ा नहीं, बल्कि आंख की कोर से भी इधर उधर नहीं देखा, पूरी तरह सीधा देखता रहा। वो हाथ मेरे कंधे पर टिका रहा, बर्फ जैसा ठंडा, इतना ठंडा कि कंधे में हल्का दर्द होने लगा। ये हाथ मिस्टर पेंग का था क्या? तभी मेरे पीछे से एक ठक 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 की भारी आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी जमीन पर पटकी जा रही हो। दिल में बहुत जोर से जानने की इच्छा हुई, पीछे देखने का मन हुआ, पर मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैं उस वक्त पीछे मुड़ता तो शायद उम्र भर न भूलने वाला वो मंजर देख लेता। पीली लालटेन की रोशनी में सबसे आगे मैं था, मेरे पीछे मिस्टर पेंग जिनका हाथ मेरे कंधे पर था, और मिस्टर पेंग के पीछे वो बेंच जिसे डॉगडन कसकर बंधा था, अपने दोनों पैरों के बल नहीं बल्कि पूरी बेंच के सहारे इधर उधर लहराते हुए चल रहा था। वो जो ठक ठक की आवाज सुनी थी वो असल में उस बेंच के पैरों की थी, जमीन से टकराते हुए एक मौत का संगीत बजाते हुए। मैं मिस्टर पेंग की बात पूरी तरह याद रखे एक एक कदम बढ़ाता गया, पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ा, पर पीछे से आती आवाज सच में रोंगटे खड़े कर रही थी। वो भारी दबी हुई ठक की आवाज, जैसे कोई बहुत वजनदार चीज मेरी ही चाल नकल कर रही हो। मैं एक कदम चलता, वो पीछे से एक ठक करता। ये आखिर कौन सी बला थी? सिर में हजार ख्याल आ रहे थे, जिज्ञासा फटने को थी। पर जब मैं गांव के सिरे वाले उस लकड़ी के पुल पर चढ़ा, वो आवाज अचानक बंद हो गई। मैं कई कदम चला, पीछे से कोई आवाज नहीं आई। ये अचानक की खामोशी उस पहले की डरावनी आवाज से भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी। मन फिर पीछे मुड़ने को ललचाया, पर मिस्टर पेंग की हिदायत याद आते ही इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। मुझे दिख तो नहीं रहा था, पर महसूस हुआ कि कंधे पर रखा वो ठंडा हाथ और भी ठंडा हो गया है, और भी भारी। वो ठंडक जैसे सीधा हड्डियों में उतर रही हो। पता नहीं पीछे क्या हो रहा था, सिर्फ इतना जानता था कि ठंड और बढ़ती जा रही थी, पैर भी कमजोर पड़ने लगे थे। पहले से भूखा पेट, ऊपर से इतनी देर का डर, शरीर अपने आप कांपने लगा, दांत भी खटखट बजने लगे। मिस्टर पेंग को शायद मेरी कंपकंपी महसूस हुई। उन्होंने बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, मेरे दूसरे कंधे पर रखकर पहले वाला हाथ हटा लिया। बस कंधा बदला था, उस भारी बोझिल एहसास में कोई फर्क नहीं आया, पर इस छोटी सी फिक्र ने भी मन को थोड़ी गर्माहट दे दी। मुझे लगा जैसे वो पीछे से कुछ धीमे से बोले, शायद किसी पुराने जमाने के नालायक को याद कर रहे होंगे। ये सोचकर मुझे थोड़ा गर्व भी हुआ। मैं उनमें से नहीं था जिसे बोला जाए मत मुड़ो और वो मुड़ ही जाए। अच्छी बात, हू फैमिली का घर गांव के पुल से ज्यादा दूर नहीं था। मैं दांत भींचे कांपते हुए चलते चलते आखिर उनके दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही मैं दायां पैर अंदर रखने को था, कंधे पर वो दबाव अचानक बढ़ गया, मुझे वहीं रोक दिया। साथ ही मेरी बाईं एड़ी पर कुछ हल्की सी ठोकर लगी। मैं समझ गया, दायां पैर रोका, बायां छेड़ा, मतलब पहले बायां पैर रखना है। पर अगर मैं गलत समझूं तो मिस्टर पेंग ने साफ कहा था सिर्फ एक मौका मिलेगा। मैं रिस्क नहीं ले सका, दरवाजे पर वैसे ही जड़ हो गया। बाईं एड़ी पर कई बार लगातार ठोकर लगती रही, मन घबरा रहा था, पर मैं फिर भी अड़ा रहा। मुझे एक पूरी तरह पक्का संकेत चाहिए था। अच्छा हुआ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आंगन में किसी की एक डरावनी चीख गूंज उठी। मैं साफ देख सका ये उस फ्यूनरल हॉल की देखभाल करने वाला आदमी था। धूप जलाकर मुड़ते ही मेरी तरफ देखा और डर के मारे सीधा जमीन पर बैठ गया। दबाओ मिस्टर पेंग, तुम दोनों फिर लौट आए। देखभाल करने वाला आदमी हमें देखकर सीना थपथपाते हुए डरते डरते बोला, अभी ही। फिर उन्होंने मिस्टर पेंग को देखा। मुझे फिर बिना किसी देर के साफ संकेत मिल गया। मैंने बायां पैर बढ़ाया, आंगन में दाखिल हुआ। तुम लोग, वो देखभाल करने वाला हमें इग्नोर करते हुए इतनी अजीब हरकत से अंदर आते देख घबराकर पास आया, पर बात पूरी होने से पहले अचानक सांस अटक गई। उंगली से मेरी पीठ की तरफ इशारा करके चिल्लाया, मिस्टर पेंग तुम्हारी आंखें बंद हैं। ये सुनते ही दिल धक से रह गया, पर पैर नहीं रुके। मैं सीधा फ्यूनरल हॉल की तरफ बढ़ता गया। बकवास, इस वक्त तो मिस्टर पेंग
पेंग को सोने के कमरे में नहीं ले जा सकते ना? सच कहूँ, मुझे खुद भी हॉल में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। वहाँ वो 8 कोनों वाली मेज पर अब भी हू फैमिली की बुढ़िया की तस्वीर रखी थी। डर था कि भूख और थकान से फिर कोई भ्रम न दिखे। ठीक है, बेहतर है ना देखूं। मैं सिर झुकाए अपने पैर के पंजों को देखते हुए कदम दर कदम उस हॉल में दाखिल हो गया। जैसा सोचा था, अंदर पहुंचते ही कंधे पर एक जोरदार दबाव पड़ा। मेरे शरीर ने सहज में विरोध करने की कोशिश की, पर अब उतनी ताकत बची ही नहीं थी। धम, मैं सीधा फ्यूनरल हॉल के सामने रखी गद्दी पर घुटनों के बल बैठ गया। घुटनों में दर्द तो नहीं हुआ, पर पूरा बदन सुन्न हो गया था। उसी पल कंधे पर वो ठंडक भी गायब हो गई। मैंने आंखों के कोने से देखा, मिस्टर पेंग मेरे पास से गुजरे और हॉल के चारों तरफ उल्टी दिशा में चक्कर लगाने लगे। हर बार बीच से गुजरते वक्त तस्वीर की तरफ झुककर प्रणाम करते, फिर मुंह से धूप का चूर्ण आग में फेंक देते। पर तीसरी बार झुककर उठते वक्त अचानक उनका पैर डगमगाया। वो सीधे जमीन पर बैठ गए और थू की आवाज के साथ मुंह से खून की एक बड़ी धार उगल दी। वो खून बुझती हुई आग में जा गिरा और धड़ाम की आवाज के साथ आग की लपटें 1 फुट से भी ऊपर भड़क उठी। पूरा हॉल पल भर में चमचमाती रोशनी से भर गया। तेज रोशनी देखकर मेरा सिर सहज में ही ऊपर उठ गया और फिर मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। उस भड़कती आग की रोशनी में मैंने साफ देखा मेज पर रखी वो तस्वीर। उसकी आंखें धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकी और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। उसके होंठों के कोने भी धीरे धीरे एक बेहद डरावनी मुस्कान में मुड़ने लगे। मैं खत्म। उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। सांस तक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दिल को कस के दबा दिया हो। मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि गले में ही दबा ली। चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं। मिस्टर पेंग ने पहले ही कहा था। मैं पहले ही एक बार गलती कर चुका, दोबारा नहीं कर सकता। मैंने तुरंत सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली, दांत कस के पीसते हुए पूरा बदन छन्नी की तरह कांपता रहा, पर मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। दाबाओ, तुझे क्या हुआ? मिस्टर पेंग की आवाज आई। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो मेरे सामने बैठे थे। होंठों पर अब भी खून का निशान, भौहें सिकुड़ी हुई। मैंने हिम्मत नहीं की बोलने की, सिर्फ सिर घुमाकर नजरों से उनके पीछे रखी तस्वीर की तरफ इशारा किया। मिस्टर पेंग ने मेरी नजर फॉलो करके पीछे देखा। तस्वीर वापस अपने सामान्य रूप में लौट चुकी थी, आंखें भी स्थिर, होंठ भी सीधे। उन्होंने वापस मुड़कर पूछा, तूने अभी क्या देखा? मैंने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया और अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए सवाल भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। मिस्टर पेंग मेरी ये हरकत देखकर पहले हैरान हुए, फिर तुरंत राहत भरी मुस्कान लाते बोले, जरूरी काम पूरा हो गया, अब तू बोल सकता है। इजाजत मिलते ही मैं हकलाते हुए वो डरावना मंजर बता गया। सुनते ही मिस्टर पेंग की भौहें और सिकुड़ गईं, खुद से ही बुदबुदाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर होंठ पर लगा खून पोंछते हुए खड़े होकर तस्वीर के बहुत पास तक गए, उसे बारीकी से निरीक्षण करने लगे। मैं ये सब देखते हुए दिल हलक में अटका हुआ था। दिमाग में फिर वो डरावना ख्याल चलने लगा, क्या होगा अगर अचानक तस्वीर हंसती हुई फ्रेम से बाहर निकल आए, मुंह फाड़कर सीधे मिस्टर पेंग की नाक को काट ले, चबा चबा कर मजे से कहे, स्वादिष्ट था। सोचकर ही दिल कांप उठा। पर अच्छा हुआ मिस्टर पेंग सही सलामत तस्वीर वापस जगह पर रख दी। फिक्र मत कर, अब आगे कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहते कहते अचानक वो झुककर खुद ही उस आग के बर्तन में हाथ डालने लगे। मेरी आंखें इस बार सच में फटी रह गईं। गांव के बड़े लोग कहते थे, पूर्वजों के लिए जलाई जा रही आग को हाथ या डंडी से नहीं छेड़ना चाहिए, ये बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। पर मिस्टर पेंग तो जानकार थे। मैं इस मामले में बस एक नौसिखिया, बेहतर है ज्यादा सवाल न करूं। थोड़ी ही देर में उन्होंने राख में से एक राख से सना सिक्का निकाला, नए कागजी पैसे से साफ करके फिर दूसरे कागज में लपेट लिया और हॉल के पीछे रखे ताबूत की तरफ बढ़ गए। डबाओ, इधर आ, मदद कर। मिस्टर पेंग की आवाज पर मैं फटाफट उठकर पास गया। ये देख, उठ पाएगा क्या? उन्होंने ताबूत के ढक्कन की तरफ इशारा किया। मन में डर था, पर फिर भी मैंने जैसा कहा वैसा किया। ताबूत का ढक्कन भयानक भारी था। मैंने पैर मजबूती से जमाए, पूरी ताकत लगाकर बस एक कोना जरा सा उठा पाया। उसी पल उस दरार से एक भयानक बदबू बाहर निकली, इतनी तेज कि उल्टी आने को हो गई। कल रात का खाना तक बाहर आने को था। थोड़ी देर और हिम्मत रख, थोड़ा और ऊंचा उठाना है, मिस्टर पेंग ने पीठ थपथपा के कहा। मैंने सिर हिलाया, गहरी सांस भरी, फिर रोककर दोबारा जोर लगाया। मैंने देखा मिस्टर पेंग ने वो कागज में लपेटा सिक्का फुर्ती से अंदर डाल दिया, फिर हाथ बाहर खींच लिया। अब हो गया। मैंने झट से हाथ छोड़ दिया। ताबूत का ढक्कन जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। इसके बाद मिस्टर पेंग ने 7 सिक्के निकाले, ढक्कन के ऊपर सिर से पैर तक एक लाइन में बिछा दिए। मैंने ध्यान से देखा, ये पैटर्न कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं अभी समझ ही रहा था कि उन्होंने मुझे एक मोमबत्ती लाने को कहा। मैं जली हुई मोमबत्ती लेकर वापस आया। उन्होंने मोमबत्ती उल्टी पकड़कर मोम की एक एक बूंद उन 7 सिक्कों पर गिराते गए, हर सिक्के को ढक्कन पर कसकर जड़ दिया। उस मोम की लगातार बहती लाइन को देखते देखते अचानक दिमाग में रोशनी जली। मैं समझ गया, ये तो बिग डिपर का आकार है। उस कॉर्प्स वॉकिंग वाली किताब में मैंने ये नक्शा पहले ही देखा था, तो ये करिश्मा सच में असल था। ताबूत बंद होने के बाद मिस्टर पेंग आंगन में बैठ गए और फ्यूनरल हॉल वाले को कहा 2 प्लेट नूडल्स लाने के लिए। खाने का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक गईं, पेट भी बेशर्म तरीके से गुड़गुड़ बोल पड़ा। नूडल्स जल्दी ही आ गए, भरपूर मात्रा में। मेरी प्लेट में ऊपर एक सुनहरा तला हुआ अंडा भी था। मैं चाहे भूख से बेहाल था, फिर भी छोटे छोटे कौर लेते हर एक कौर को मन से सहेज कर खाने लगा। इसी वक्त हू फैमिली के लोग आ गए, देर से। सबसे आगे थे उनके बड़े बेटे हू देरन। घर में आते ही चिल्लाने लगे, तुम पेंग, तुमने ताबूत उठाने वालों को सबको भगा दिया। मिस्टर पेंग ने पलक उठाना भी जरूरी नहीं समझा। ठंडे लहजे में बस इतना कहा, आत्मा लौट आई, ताबूत पर भार पड़ रहा है। आज जो भी आए कोई इसे उठा नहीं पाएगा। मुझे फिक्र नहीं कि आत्मा लौटी या भार पड़ा, आज इसे पहाड़ पर ले जाना ही है, वरना मेरे पैसे वापस करो। हू देरन गरजे। बात पूरी होते ही धड़ाम एक भारी आवाज
आवाज अचानक उस चुप फ्यूनरल हॉल से सुनाई दी। यह सुनकर सब चौंक उठे। हु डेरेन तो डर के मारे उछल पड़े, उंगली से उस तरफ इशारा करते थर थर कांपती आवाज में बोले, ये कैसी आवाज? मिस्टर पेंग आराम से चाय का घूंट लेते हुए ठंडी हंसी हंसे, जाना चाहता है तो जा भाई, अपनी माँ से ही पूछ ले। हु डेरेन इस बात पर भड़क गए। सोचा मिस्टर पेंग सिर्फ डराने का खेल खेल रहे। हॉल की तरफ चिल्लाकर बोले, कौन है अंदर? बाहर निकलकर सामने आओ। अंदर तो तेरी माँ ही पड़ी है, सच में बाहर बुलाना है क्या? मिस्टर पेंग की तंज भरी आवाज आई। धड़ाम। फिर एक और आवाज, पहले से भी ज्यादा तेज। मैं और वो देखभाल करने वाला दोनों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए, क्योंकि हमें साफ पता था फ्यूनरल हॉल के अंदर ताबूत में लेटी हूँ फैमिली की बुढ़िया के अलावा कोई और तो वहाँ नहीं था। मैंने और भी साफ सुना, वो आवाज किसी चीज के लकड़ी पर जोर से टकराने की थी, और वो मोटी लकड़ी। फ्यूनरल हॉल में सबसे मोटी लकड़ी क्या होगी? ताबूत का ढक्कन। मेरे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन गई। हु फैमिली की बुढ़िया ताबूत के अंदर लेटी हुई अपने माथे से बार बार उस ढक्कन पर टकरा रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये सोचते ही मेरे बदन का सारा खून जम गया। मैं सहज ही मिस्टर पेंग के और पास सरक गया, पर हु डेरन सच में किसी बात पर यकीन करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने दो भाइयों को इशारा किया, खुद बड़े बड़े कदमों से फ्यूनरल हॉल की तरफ बढ़ गए, साथ ही बड़बड़ाते हुए, बंद करो ये नाटक। वो हॉल में घुसे ही थे कि फिर वो धड़ाम की आवाज आई, पिछली तीनों से भी ज्यादा जोरदार। हु डेरन उल्टा हिम्मत में आकर चिल्लाए, देखूं कहाँ छुपती हो, और सीधे अंदर भाग गए। पर जैसे ही वो ताबूत के पीछे गए, उनका पूरा बदन सुन्न पड़ गया, क्योंकि वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, खाली था। ठीक उसी वक्त एक धड़ाम की आवाज आई, लगभग उनके कान के बिल्कुल पास से फूटी। हु डेरन एक तेज चीख के साथ रेंगते हुए जल्दी से बाहर भागे। वो आवाज साफ तौर पर ताबूत के अंदर से ही आई थी, धड़ 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 धड़। हु डेरन हकलाते हुए भागते रहे, चेहरा डर से पूरी तरह सफेद। मिस्टर पेंग के चेहरे पर साफ हिकारत थी। पटाखे खरीदने के पैसे नहीं है क्या? खुद से ध्वनि बजा रहे हो? हु डेरन लगभग रोने की हालत में बोले, मेरी माँ वो बाहर आना चाहती है। फिर तुरंत जोड़ा, अब नहीं कहूंगा कि तुम नाटक कर रहे हो। सिर हिलाते हिलाते बोले, तो क्या मैं पैसे वापस कर दूं? मिस्टर पेंग ने उन्हें और छेड़ा। हु डेरन ने हाथ हिलाकर इनकार किया। नहीं नहीं मिस्टर पेंग, मैं अभी गुस्से में जो भी बोला वो भूल जाओ। मिस्टर पेंग ने ठंडी हंसी हंसी, फिर नजरें तेज करके बोले, तेरी माँ बेचैन है, क्योंकि उसे मिट्टी में सही जगह नहीं मिली। इंसान जो करता है ऊपर वाला सब देखता है। वो क्यों बेचैन है ये तुम्हें खुद बेहतर पता है। इतना कहकर मेरा हाथ पकड़ा, मुड़कर चल दिए। हु फैमिली के सारे भाई वहीं खड़े एक दूसरे को देखते रह गए। वापसी के रास्ते में मिस्टर पेंग ने मेरी तारीफ की, कहा कि मैं एक काम का बंदा हूँ। मन में बड़ा सुकून मिला। मिस्टर पेंग, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आई, पूछ सकता हूँ? मैंने हिचकिचाते हुए पूछ लिया। बेझिझक पूछ, उन्होंने जवाब दिया। मैंने सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया। हम इतने सारे लोग मिलकर भी डॉक्टर को नहीं रोक पाए, तुमने सिर्फ एक बार शंख बजाया और वो तुरंत रुक गया। ये कैसे हुआ? मिस्टर पेंग एक पल रुके, फिर मुस्कुराए। मुझे तो लगा था तू पूछेगा, ताबूत का ढक्कन तेरे हु फैमिली वाली बुढ़िया से क्यों नहीं टूटा? मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी पहली बात नहीं कर पाया, उससे डॉक्टर की जान जा सकती थी। अगर तुम वक्त पर न आते तो वो खत्म ही हो जाता, इसीलिए ये जानना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मिस्टर पेंग सुनते ही हल्के से हंसे, जैसे मेरे जवाब से बहुत खुश हुए हों। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया, सीधे जवाब नहीं दिया, उल्टा एक सवाल पूछा, तूने कभी तिएन लुओ दिवांग के बारे में सुना है? मैंने सिर हिलाया। नहीं सुना, पर किताब में देखा है। मैंने वह किताब देखी है। मिस्टर पेंग की भौहें तन गईं। उनका हैरान होना लाजमी था। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, तुमने इसे कहाँ देखा? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, एक किताब है जिसका नाम है ग्रेट सॉन्ग जुआन है फर्स्ट जनरेशन हम्म कलेक्शन। उसमें एक जीआई नाम के आदमी की कहानी है जिसने गाओ क्यू को नाराज कर दिया था और उसे हेवन एंड अर्थ नेट में धकेल दिया गया, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही ग्रेट सॉन्ग जुआन है के ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मिस्टर पेंग अपनी जगह पर बिल्कुल जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मुझे इतनी खौफनाक नजरों से देखा कि क्या बताऊं। सच कहूं तो जब उन्होंने इससे पहले ताबूत से लाश को कूदते हुए देखा था, तब भी वह इतने डरे हुए नहीं लगे थे। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि भाई सिर्फ एक किताब का नाम ही तो पूछा था, इसमें इतना क्या चौंकना। असल में वह इस बात से हैरान नहीं थे कि मुझे किताब का नाम याद है, बल्कि वह इस बात से दंग थे कि जो किताब मैंने पढ़ी है वह इतनी अनोखी और रेयर है। वह मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें शक हो कि यह नाम मैंने अभी ऑन द स्पॉट खुद से मनगढ़ंत बना लिया है। उन्होंने अपने दिल को थोड़ा संभाला, चाय पीना भी भूल गए और हड़बड़ाहट में पूछा, तुम्हारे पास ये किताब कहाँ से आई? यह उनके लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका था। वह पक्का सोच रहे होंगे कि हमारा ये पहाड़ी गांव तो दाने दाने को मोहताज है, यहाँ ऐसी किताब भला कहाँ से आएगी? मैंने बेहद कैजुअल तरीके से कहा, मेरे घर के उस कमरे में जहाँ किताबें रखी रहती हैं। मैंने ये बात बिना किसी हिचकिचाहट के कही, क्योंकि मुझे रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी कि कोई उन किताबों को चुरा लेगा। उस कमरे के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता था, लेकिन इतने सालों में एक भी किताब गायब नहीं हुई। मुझे गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एक नजर डालता और समझ जाता कि किसी ने उन्हें छुआ है या नहीं, कौन सी किताब किस ढेर में है, कितनी ऊंचाई पर है और किस एंगल पर झुकी है, सब याद रहता था। मेरा दिमाग इन चीजों में बहुत तेज था। यह सुनकर मिस्टर पेंग एक बार फिर सन्न रह गए। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे गरीब लड़के के घर में जो भूख से मरने की कगार पर है एक पूरी लाइब्रेरी होगी। उनके चेहरे पर दुनिया से भरोसा उठ जाने वाले एक्सप्रेशंस देखकर मुझे लगा कि शायद उनकी नजर में यह दुनिया पूरी तरह से अजीब हो चुकी है। वह कुछ देर वहीं शांत खड़े रहे, फिर अपनी चाय की चुस्की लेते हुए आगे बढ़े और मुझसे पूछा, तो क्या तुम जानते हो कि हेवन एंड अर्थ नेट का असल मतलब क्या होता है? मैंने जवाब दिया, इसका मतलब होना चाहिए कि चारों तरफ से ऐसा घेरा बना देना जिससे इंसान के भागने का कोई रास्ता न बचे। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और पलटकर मुझसे सवाल किया,
किया। तो अब तुम्हें समझ आया कि मेरे गोंग बजाते ही गोदान अपनी जगह पर क्यों रुक गया था। सवाल पूछने के बाद वह खुद ही आगे बढ़ गए, जैसे कोई बहुत पहुंचे हुए गुरु अपनी चाल चल रहे हों। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं इतनी जल्दी इसका अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा और थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए उनसे मिन्नतें करूंगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट वह अभी सिर्फ 3 कदम ही आगे बढ़े थे कि मैंने बोलना शुरू कर दिया। आपका मतलब है कि उस वक्त आपने एक हेवन एंड अर्थ नेट का जाल बिछाया था जिसने गाउडन को अंदर ही कैद कर दिया। बंदा खुद को बहुत बड़ा मास्टर समझ रहा था, पर यहाँ तो बच्चा उससे भी 2 कदम आगे निकला। अगले ही पल शान से सीना ताने चल रहे मिस्टर पेंग का पैर फिसलते फिसलते बचा। उन्होंने खुद को संभाला, झटके से पीछे मुड़े और मुझे बेहद अचरज भरी निगाहों से देखने लगे। उनकी आंखें कह रही थीं कि उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर खड़ा है। भाई साहब, उनका वह गुरु वाला स्वैग 1 सेकंड में हवा हो गया। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह मन ही मन सोच रहे होंगे, जिस ज्ञान को समझने के लिए मैंने अपने गुरु के पास रहकर कई दिन दिमाग खपाया था, इस लड़के ने उसे मेरे सिर्फ 3 कदम चलने के समय में क्रैक कर लिया। वह बुरी तरह एक्साइटेड हो गए थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन फिर भी अपनी उत्सुकता को दबाते हुए उन्होंने संजीदगी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने हेवन एंड अर्थ नेट ही तैयार किया था? जरा मुझे भी समझाओ कि तुम्हारी ये थिंकिंग कहाँ से आई। मैंने समझाते हुए कहा, आपने पहले जमीन पर काली स्याही के धागे से एक पूरा जाल बिछाया और फिर पेड़ पर चढ़कर एक गोंग लटका दिया। जमीन पर जाल और आसमान में गोंग, इसे हेवन एंड अर्थ नेट नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन गूडान की स्थिति ऐसी थी कि उसे साधारण जाल से नहीं रोका जा सकता था। इसलिए जब हम सब नाकाम हो गए तो आपके गोंग बजाते ही वह थम गया। देखा जाए तो आम जाल सिर्फ इंसानों को रोक सकते हैं, लेकिन गाउडन पर जो बीत रही थी वहाँ सिर्फ यह जादुई मेटल गोंग ही काम आ सकता था। मेरे मुंह से यह बातें लगभग बिना सोचे समझे निकल रही थी। मिस्टर पेंग ने जोर से ताली बजाकर ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सच में सिखाने लायक बच्चा है। उनके मुंह से वंडर किड शब्द निकलते निकलते रह गया, जिसे उन्होंने खुद ही जबरदस्ती रोक लिया। मुझे लगा शायद वह ऊपर वाले की बुरी नजर से डर रहे थे कि कहीं तारीफ करने से मेरी मति न मारी जाए। खैर, जो भी हो, मुझे इतना समझदार देखकर वह दिल से बेहद खुश थे। हंसने के बाद उन्होंने असल बात बताई। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, मैंने उस वक्त वही जाल बिछाया था ताकि गूडन के शरीर पर कब्जा जमाए बैठी उस खौफनाक चीज को कैद किया जा सके, जिससे वह कहीं भाग न पाए। मैंने हामी भरी और अगला सवाल दागा, मिस्टर पेंग, अगर आगे चलकर मेरे सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या मैं भी इस तरीके का इस्तेमाल करके सामने वाले को एक जगह फ्रीज कर सकता हूँ? उन्होंने चाय की एक और चुस्की ली और बोले, अगर तुम्हें इसके सेटअप का सही तरीका मालूम हो तो बिल्कुल कर सकते हो। उन्होंने दोबारा अपनी रौबदार टोन में कहा, लेकिन अगर तुम्हें इसकी बारीकियां नहीं पता तो तुम सिर्फ एक बाहरी ढांचा खड़ा कर पाओगे जो अंदर से बिल्कुल खाली होगा। वह खोखला जाल उन बुरी ताकतों को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाएगा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा बैठ गया और मैंने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें लगा कि शायद मैं हताश हो गया हूँ, इसलिए उन्होंने तुरंत मुझे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम सच में ये सीखना चाहते हो। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने झिझकते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया। मिस्टर पेंग, मुझसे शायद फिर से एक गलती हो गई है। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखी। कैसी गलती? जब आप उस जाल को तैयार कर रहे थे तो मुझे डर था कि कहीं गोल्डन छूट न जाए, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपके हाथों के मूवमेंट को लगातार देखता रहा। मिस्टर पेंग ने हवा में हाथ हिलाते हुए इस बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ऊपर का हिस्सा सेट करना आसान है, लेकिन जमीन पर धागों का जो जाल बनता है उसकी टेक्निक इतनी पेचीदा है कि कोई आम इंसान महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही सीख पाता है। तुम तो बस देख रहे थे। मैंने बात काटते हुए धीरे से कहा, लेकिन मैंने उसका करीब 70-80% हिस्सा याद कर लिया है। यह सुनते ही उनके मुंह की चाय सीधे बाहर आ गिरी। उनकी आंखें फटी रह गईं और चेहरे पर साफ साफ हैरानी लिखी थी। उनका यह रिएक्शन देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने अपना सिर और नीचे झुका लिया, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। बिना इजाजत किसी की विद्या सीखना वाकई एक गंभीर बात मानी जाती थी। उन्होंने बेहद अचरज से पूछा, नहीं, क्या तुम सचमुच कह रहे हो कि तुम्हें सब याद है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूँ तो आखिरी के 2 घुमावों के वक्त दूरी थोड़ी ज्यादा थी तो मैं साफ नहीं देख पाया, लेकिन शुरू के जो 4 मेन पॉइंट्स थे वो मुझे अच्छी तरह याद है। मिस्टर पेंग बेहद एक्साइटेड हो गए और बोले, जल्दी मुझे जरा करके दिखाओ कि तुमने क्या देखा। मुझे लगा कि मैंने गलती की है, इसलिए उनके आदेश को टालने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, हथेली को आसमान की तरफ रखते हुए कहा, यह जमीन है। फिर दाहिने हाथ की उंगली से हवा में एक लकीर खींची और यह शुरुआती एंकर है। इतना कहकर मैंने अपने दाहिने हाथ से एक विशेष साइन बनाई, बीच की उंगली को छोटी उंगली से दबाया, अंगूठे से उस अदृश्य धागे को अनामिका के जोड़ पर लॉक किया और फिर तर्जनी उंगली को सीधा करके ऐसा एक्शन किया जैसे मैं जमीन के अंदर कोई खूंटी गाड़ रहा हूँ। जैसे ही मेरे हाथों ने वह पोजीशन ली, मिस्टर पेंग के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। भले ही मेरे हाथ थोड़े अनमने ढंग से चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है तो मुझे महसूस हुआ कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। वह यकीनन सोच रहे होंगे, क्या यह लड़का सचमुच एक इंसान ही है? उतनी अफरा तफरी के माहौल में भी मैंने उस कदर उलझी हुई बारीकियों को अपने दिमाग में पूरी तरह कॉपी कर लिया था। हालांकि वह जल्दी ही शांत हुए। शायद उन्हें लगा कि सिर्फ याददाश्त तेज होना काफी नहीं है, असली खेल तो सटीक दूरी और नाप का होता है। यही सोचते हुए वह नीचे झुके और मेरे हाथ की लालटेन की रोशनी में मेरे दोनों हाथों के बीच के गैप को ध्यान से देखने लगे। देखते ही उनके हाथ की केतली छूटते छूटते बची और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने साफ देखा कि मेरा दाहिना हाथ उनके बाएं हाथ की पोजीशन से ठीक 2.5 पॉइंट की सटीक दूरी पर रुका था। नाप में
में 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यह मेरा पहला प्रयास था और पहली ही बार में सब कुछ बिल्कुल सही बैठ गया था। मिस्टर पेंग ने अचानक अपना सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, जैसे वह अपने दिमाग से किसी खौफनाक विचार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें इस तरह सिर हिलाते देख मेरे दिल में डर बैठ गया। मैंने सहम कर पूछा, मिस्टर पेंग, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? उन्होंने तुरंत अपने हाथ हिलाए। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने फिर पूछा, तो आपने उस तरह सिर क्यों हिलाया? उन्होंने बात बदलते हुए कहा, बस मुझे किसी पुराने शख्स की याद आ गई थी। फिर थोड़े चिढ़कर बोले, खैर छोड़ो, तुम बस इतना समझो कि तुमने सही किया है। मैंने दबी आवाज में पूछा, तो क्या मैं आगे का स्टेप करके दिखाऊं? आखिरकार यह उनकी कला थी, इसलिए बिना पूरी अनुमति के मैं आगे बढ़ने से कतर रहा था। उन्होंने कहा, तुमने जो कुछ भी देखा है बिना झिझक के दिखाओ, मैं तुम पर चोरी का कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। गुरुजी का यह भरोसा मिलते ही मानो बच्चे के पंख निकल आए। अब असली हुनर दिखने वाला था। उनकी इस बात ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने लालटेन उनके हाथ में थमा दी ताकि वह रोशनी दिखा सके। उन्होंने लालटेन थाम तो ली, पर अंदर से वह बुरी तरह हिले हुए थे। इस बार मैंने हवा में एक समतल सतह की कल्पना, क्योंकि आगे के स्टेप्स के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी था। मैंने अपने दाहिने हाथ से उस काल्पनिक धागे को पकड़ा, उसे पीछे की तरफ खींचा, बाएं हाथ की उंगली से एक लूप बनाया और कलाई को घुमाते हुए धागे को उंगली पर लपेट लिया। वह टेक्निक इतनी उलझी हुई थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। शुरुआत में मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, जैसे कोई बच्चा पहली बार कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी स्पीड और फिनिशिंग इतनी बेहतरीन होती गई मानो मैंने इस काम की सालों तक प्रैक्टिस की हो। मिस्टर पेंग की धड़कनें रुकने को थीं। उन्होंने लालटेन को और पास लाकर देखना शुरू किया ताकि कोई भी मूवमेंट मिस न हो। वह असल में मेरी गलती पकड़ने के इरादे से देख रहे थे, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें एक भी खामी नहीं मिली। उल्टा मेरा हाथ देखना उनके लिए किसी कला को देखने जैसा सुखद अनुभव बन गया था। उस पल मुझे पक्का यकीन था कि उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा होगा, इंसान की किस्मत भी क्या चीज है, इसे देखकर तो जलन होने लगे। मैंने अपनी कलाबाजी पूरी की और लालटेन वापस अपने हाथ में लेते हुए अदब से खड़ा हो गया। मिस्टर पेंग, मैंने बस इतना ही देखा था। मैं चुपचाप अपनी सजा का इंतजार करने लगा, क्योंकि पुराने समय में इस तरह विद्या चुराने पर हाथ पैर तक तोड़ दिए जाते थे। उन्होंने चाय की एक लंबी चुस्की ली, अपनी आंखें सिकोड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, क्या तुमने वाकई इससे पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं सीखा? मैंने पूरी ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, गुरु ढूंढने के लिए पैसे और अनाज की जरूरत होती है, और मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। मेरी उस मजबूरी भरी मुस्कान ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अगर दुनिया के उस्तादों ने तुम्हें नहीं अपनाया तो यह सरासर उनका नुकसान है। यह कोई सांत्वना नहीं थी, बल्कि उनके दिल से निकली सच्ची बात थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और हम दोनों दोबारा आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वह अचानक बोले, डबाओ, मैंने अभी कहा था कि अगर तुम सीखना चाहो तो मैंने तुरंत उनकी बात बीच में ही काट दी। मिस्टर पेंग, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए अगर आप मुझे नहीं भी सिखाते हैं तो इसमें आपकी जबान टूटने जैसी कोई बात नहीं होगी। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गए, पर अगले ही पल वह समझ गए कि मैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से इस स्थिति से बाहर निकलने का मौका दे रहा हूँ। उन्होंने उलझन में पूछा, मैं समझा नहीं, क्या तुम यह सब सीखना नहीं चाहते? मैंने मना करते हुए कहा, चाहता हूँ। तो फिर मैंने एक बार फिर उन्हें टोकते हुए कहा, जब मेरे पास सही मायने में फीस देने के लिए पैसे और अनाज होंगे मैं तभी सीखूंगा। उन्होंने कहा, मैं बिना कुछ लिए भी सिखा सकता हूँ। मैंने फिर कहा, मेरी माँ कहती थी कि कभी किसी भले इंसान का हक नहीं मारना चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी इन बातों ने उन्हें पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। वह चाहते तो अपनी बड़ी बड़ी दलीलों से मुझे मना सकते थे, लेकिन ऐसा करने का मतलब होता मेरी माँ की सीख को गलत साबित करना, जो वह कभी नहीं चाहते थे। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और शांत हो गए। उस माहौल की शांति को तोड़ने के लिए उन्होंने खुद ही बात आगे बढ़ाई, तुम्हें मुझसे कुछ और भी पूछना था ना, अब पूछ सकते हो। मैंने भी मौका नहीं गंवाया और अपना दूसरा सवाल सामने रख दिया, चूंकि आपने ओल्ड लेडी हु की आत्मा को काबू कर लिया है तो अब गुडान पूरी तरह ठीक हो चुका होगा ना? यह सुनते ही वह समझ गए कि मैंने इस सवाल को दूसरे नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि मुझे पहले से अंदाजा था कि गोदन अब सुरक्षित है। उन्होंने सच बताते हुए कहा, अभी थोड़ा काम बाकी है। मेरी चिंता फिर बढ़ गई। उन्होंने तुरंत तसल्ली दी, घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सुबह होने से पहले उसकी भटकी हुई आत्मा को वापस बुलाना होगा। मैंने राहत की सांस ली और पूछा, मिस्टर पेंग, जब आप उस आत्मा को सीधे गुडान के शरीर से बाहर निकाल सकते थे तो आपने हमारे चाचा ताऊओं से उस ताबूत को नदी के पार ले जाने के लिए क्यों कहा? वह मुस्कुराए। उन्हें लगा कि मैं शायद जिंदा इंसान के रहते अंतिम संस्कार के ड्रामे से अपशकुन होने की बात सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब था कि अगर हम उसे सीधे एचयू परिवार के आंगन में ले जाते तो आपको इतनी दूर पैदल नहीं चलना पड़ता और शायद आपके मुंह से खून भी नहीं निकलता। जहाँ पूरी दुनिया अपनी जान बचाने की सोच रही थी, वहाँ यह छोटा सा बच्चा उस बूढ़े तांत्रिक की सेहत की फिक्र कर रहा था। उन्होंने मुड़कर मुझे बेहद हैरान नजरों से देखा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे दिमाग में उनके लिए इतनी फिक्र चल रही होगी। सच कहें तो इस तरह की परवाह, किसी अजनबी से मिलना उनके दिल को एक सुकून दे गया था। उन्होंने अपनी भावनाओं को संभाला और शांत रहकर बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शौक से उसे नदी पार ले गया? अगर हम उसे उस पार नहीं ले जाते तो वह बुरी ताकत कभी उस शरीर को नहीं छोड़ती। मैंने ना समझो की तरह पूछा, पर क्यों? आपने तो अपने ताबीज के दम पर उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया था ना? उन्होंने एक बार फिर अपनी गुरु वाली टोन पकड़ी, चाय की चुस्की ली और रहस्यमयी अंदाज में बोले, ताबीज तो बस एक जरिया था, उसे असल में जिस चीज ने बाहर निकाला वह थी नायहे ब्रिज, यानी वैतरणी नदी का पुल। नायहे ब्रिज
ब्रिज। मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस पुल के बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने सिर हिलाया और वह कहानी सुना दी जो मैंने दादा चांगमिंग से सुनी थी, और यह भी बताया कि इस बात को लेकर मेरी उनसे बहस हो गई थी। मिस्टर पेंग को उत्सुकता हुई कि बहस किस बात पर हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि मेरी माँ मुझे कभी नहीं भूल सकती और न ही मुझे अकेला छोड़ सकती है, पर उनका कहना था कि नाइहे ब्रिज पार करने और मैंगपो सूप पीने के बाद हर कोई सब कुछ भूल जाता है। इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। यह कहते हुए मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, पर अंदर से मेरा दिल रो रहा था। उन्होंने पूछा, तो फिर उस बहस में जीता कौन? मैंने गर्व से अपना सीना फुलाया। जाहिर है मैं ही जीता। दादा चांगमिंग को तो उनकी बेटी ने झाड़ू लेकर पूरे गांव में दौड़ाया था। भला उनकी क्या हिम्मत थी जो मुझसे जीतते। उन्होंने औपचारिक रूप से मुझे बधाई दी, लेकिन मैंने उदास होकर अपना सिर हिला दिया। पर असल में मैं भी नहीं जीता। उन्होंने कारण पूछा तो मैंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अंदर से मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर किसी अच्छे घर में दोबारा जन्म ले, ताकि उन्हें इस जन्म की तरह दोबारा गरीबी और परेशानियां न झेलनी पड़े। मिस्टर पेंग यह सुनकर एकदम अवाक रह गए। काफी देर तक उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने छोटे बच्चे के दिल में कितना गहरा दर्द छुपा होगा। उन्होंने जल्दी से माहौल को बदला और मुख्य मुद्दे पर वापस आए। हु परिवार की वह बूढ़ी औरत तो अपना अंतिम संस्कार तक नहीं होने दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि वह अपनी मर्जी से उस परलोक के पुल को पार करती? मुझे अचानक सब समझ आ गया। ओह, तो आपने गॉर्डन के नकली अंतिम संस्कार का नाटक रचा और उसे उस पुल से गुजारा ताकि उस आत्मा को लगे कि वह सचमुच नाइहे ब्रिज पार कर चुकी है और अब वापस नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारे जैसे होशियार लड़के से बात करने का यही मजा है, एक बार में पूरी बात समझ जाते हो। उस लकड़ी के पुल को हमारे इस ड्रामे ने उस आत्मा की नजर में परलोक का रास्ता बना दिया। वह लगातार हामी में सिर हिला रहे थे। उनका वह गंभीर गुरु वाला लुक अब पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक शंका आई और मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन एक गड़बड़ है। उस वक्त आपने पुल के दूसरे छोर पर कोई सुरक्षा कवच या पहरा नहीं लगाया था। अगर वह आत्मा गाउडन को अपने साथ वापस खींच ले जाती तो हम क्या करते? मुझे उलझन में देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला कि चलो, सब कुछ इसे एक बार में समझ नहीं आता। उन्होंने तुरंत समझाते हुए कहा, चूंकि वह पुल उस आत्मा के लिए नाइहे ब्रिज बन चुका था, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी जीवित इंसान उस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। गाउडन अभी जिंदा है, इसलिए वह आत्मा चाहे जितनी ताकत लगा लेती, वह एक जीवित शरीर को उस पार की दुनिया में नहीं खींच सकती थी। उसके पास गाउडन को छोड़कर बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने अगला सवाल किया, तो फिर हम दोनों उस पुल को पार करके वापस कैसे आ पाए? आपकी कंधे की आत्मिक अग्नि बुझ चुकी थी और मुझ पर भी उस साए का असर था, तो क्या हम उस वक्त पूरी तरह जिंदा इंसानों की कैटेगरी में थे? हम तो आधे इंसान और आधे साए बन चुके थे। तो फिर गाउडन भी तो उसी हालत में था ना? उन्होंने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने गाउडन के माथे पर कौन सा ताबीज लगाया था? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, वह उसकी असली आत्मा को शरीर में बांधकर रखने वाला ताबीज था। क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर पर जीवित आत्मा को रोकने वाला ताबीज देखा है? बात मेरे समझ में आ गई। सिर्फ एक ताबीज ने गाउडन के जिंदा होने की पहचान को पक्का कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैंने उसकी कलाई और टखनों पर भी 3 अदृश्य घेरे बनाए थे, ताकि जब वह बुरी आत्मा शरीर छोड़े तो झटके में गाउडन की बची कुची जान को अपने साथ न खींच ले जाए। तो यह थी पूरी कहानी। इस पूरे खेल में हर एक चाल पहले से तय थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अगर वह खुद मुझे यह सब न समझाते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सोचकर भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता। मैं सोच में डूबा हुआ नीचे देखने लगा। मिस्टर पेंग को मेरा इस तरह शांत होना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि अब क्या सोच रहे हो? मैंने सीधे अपनी बात रखी। मेरा दिमाग अभी भी उसी पुराने सवाल पर अटका है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे आपको अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े और मुंह से खून भी न आए। वह जोर से हंस पड़े। अब इस बात को छोड़ भी दो बच्चे। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह है, जहाँ एक भी कदम गलत हुआ तो सब तबाह हो जाएगा। इसे बदलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन उनके बोलते ही मैंने अपना सिर ना में हिलाया। उस पुल वाले ड्रामे के लिए मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव आइडिया है। क्या उस आत्मा को रास्ते पर लाने के लिए हमेशा एक असली इंसान के शरीर का इस्तेमाल करना ही जरूरी है? क्या हम उसकी जगह किसी बेजान चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जैसे कि यह कहते हुए मेरा सिर नीचे झुका हुआ था और मेरी नजरें अपने पैरों पर टिकी थीं। तभी अचानक एक अजीब सा ख्याल मेरे मुंह से निकला, जैसे कि कोई पुराना जूता। मेरी ये बात सुनते ही मिस्टर पेंग पहले तो बिल्कुल सुन्न पड़ गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरा यह आइडिया पूरी तरह बकवास और बचकाना है। अगर तुम उस बूढ़ी औरत की जगह होते तो क्या तुम एक फटे पुराने जूते के अंदर जाना पसंद करते? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए एक तीखा सवाल दागा। वह तो अपना अंतिम संस्कार भी नहीं चाहती थी, पर फिर भी आपने नाटक करके उसे ताबूत में बंद किया ना। इस एक लाइन ने मिस्टर पेंग के हंसते हुए चेहरे को बिल्कुल फ्रीज कर दिया। कुछ सेकंड्स तक वह बिना पलक झपकाए मुझे देखते रहे, फिर बेहद गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारा मतलब है कि हम किसी तरकीब से उसे जबरदस्ती उस जूते के अंदर घुसने पर मजबूर कर दें? मैंने हामी में सिर हिलाया। मन ही मन सोचा कि चलो, आखिरकार इन्हें मेरी बात समझ तो आई। लेकिन तभी मिस्टर पेंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बहुत सीरियस हो गए। उनकी आंखों का वह मजाकिया अंदाज पूरी तरह गायब था। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पलटकर मुझसे ही तरकीब पूछने लगेंगे। मैंने झिझकते हुए थोड़ा चिढ़कर कहा, मिस्टर पेंग, आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं? हम दोनों में से असली तांत्रिक आप है या मैं? यह सुनते ही वह एक बार फिर सोच में पड़ गए। जब उन्होंने नीचे झुककर मेरे इस छोटे से शरीर को देखा, जो अभी उनकी कमर तक भी
नहीं आता था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वह अनजाने में एक 10 साल के बच्चे से मशवरा मांग रहे थे। होश में आते ही उन्हें खुद पर थोड़ी हंसी आई कि सिचुएशन कितनी अजीब हो चुकी है। लेकिन सच तो यह था कि भले ही मेरी उम्र कम थी, पर मेरे बात करने के अंदाज की वजह से लोग अक्सर मेरी उम्र भूल जाते थे। ऊपर से जो आइडिया मैंने उन्हें दिया था वह भले ही उन्होंने पहले कभी ना आजमाया हो, पर गहराई से सोचने पर वह तरीका काम कर सकता था। क्योंकि इस पूरी रहस्यमयी दुनिया में एक विशेष प्रकार की विद्या ऐसी थी जो जूतों के जरिए आत्माओं को वश में करने का दम रखती थी। इस बात को समझते ही उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे पास उस पुल का भी एक रिप्लेसमेंट है, वो क्या है? मुझे डिटेल में समझाओ। लेकिन मैंने इस बार मना कर दिया। मुझे पहले एक और बात जाननी है। हमारे गाँव में तो नदी और पुल दोनों है, लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसे घने जंगल या पहाड़ी गाँव में फंस जाएं जहाँ न तो कोई नदी हो और न ही पुल, तब आप क्या करेंगे? मिस्टर पेंग ने बताया, वैसी स्थिति में हम किसी छोटे नाले या झरने पर नकली पुल तैयार करते हैं या फिर विलो की लकड़ियों से एक घेरा बनाते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी की गारंटी नहीं होती। सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। मैंने संतुष्टि में सिर हिलाया। मुझे मेरा जवाब मिल चुका था। मैंने बोलना शुरू किया, इसका मतलब ये हुआ कि अंत में वह आत्मा जिस पुल को पार करती है वह कोई असली परलोक का रास्ता नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक ऐसा माहौल होता है जो उसे उस रास्ते की याद दिला दे। तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि जहाँ भी पानी के ऊपर एक पुल जैसी आकृति बना दी जाए वह उस आत्मा के लिए नाहे ब्रिज का काम कर सकती है? मिस्टर पेंग पहले तो मेरी बात को बच्चों का ख्याल समझकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह मेरी बातों के लॉजिक को अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगे, उनके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आंखें पूरी तरह फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया और वह मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। मैंने उन्हें 2-3 बार आवाज दी, तब जाकर वह उस गहरे शौक से बाहर आए और बेहद एक्साइटेड होकर बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपनी बात पूरी करो। मैंने सिर हिलाया और अपना फाइनल मास्टर प्लान उनके सामने रख दिया। अगर ऐसा है तो हम आंगन के बीचों बीच एक लंबी बेंच रख सकते हैं जो पुल का काम करेगी, और उस बेंच के नीचे पानी से भरा एक बड़ा बर्तन रख देंगे जो नदी बन जाएगा। इस तरह यह पूरा ड्रामा गांव के बाहर जाए बिना आंगन में ही खत्म हो सकता है। और अगर आप इसके साथ उस जूते वाली तरकीब को भी मिला दें तो आपको न तो इतनी दूर भागना पड़ेगा और न ही आपके शरीर पर कोई बुरा असर पड़ेगा। मेरी बात खत्म होते ही मिस्टर पेंग के चेहरे पर जो भाव थे वह सिर्फ हैरानी के नहीं थे, बल्कि वह पूरी तरह से डरे हुए थे। जब मैंने पहली बार उनकी सेहत की बात की थी तो उन्होंने उसे एक बच्चे की नासमझी समझकर टाल दिया था, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ बातें नहीं बना रहा था, बल्कि सच में उस सदियों पुरानी विद्या को अपग्रेड करने का फॉर्मूला ढूंढ चुका था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मेरा यह लॉजिक प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन था। अगर यह काम आंगन में ही हो जाता तो उनकी उम्र के कई साल और बढ़ जाते। मिस्टर पेंग के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी थी। उन्हें लगा कि जिस कला की गहराइयों को वह सालों से तलाश रहे थे, आज इस बच्चे की बातों ने उस दरवाजे को खोलने की चाबी दे दी है। उन्हें लगने लगा था कि मेरे जैसा छोटा बच्चा उन्हें उस रहस्यमयी दुनिया के नए छोर तक ले जा सकता है। वह बोले, दाबाओ, क्या तुम? लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे पीछे धकेला और उनकी नजरें सामने बने उस लकड़ी के पुल पर टिक गईं। उनके चेहरे पर अब तक का सबसे गहरा खौफ साफ दिख रहा था। मैं सिर झुकाए चल रहा था, इसलिए सीधे उनके हाथ से जा टकराया। मैंने चौंकर पूछा, क्या हुआ मिस्टर पेंग? मैंने सामने की तरफ देखा पर उस घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह होने से ठीक पहले का यह वक्त सबसे ज्यादा काला होता है, जहाँ लालटेन की रोशनी भी बेअसर साबित हो रही थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार सामने के उस सन्नाटे को घूरते रहे। उनकी इस हालत को देखकर मेरे मन में भी डर का लावा फूटने लगा। हालांकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी अचानक हवा में किसी के चलने की सरसराहट गूंजी, लेकिन वह कदमों की आवाज बहुत अजीब थी। अमूमन जब कोई इंसान चलता है तो पहले उसकी एड़ी जमीन पर टिकती है और फिर पंजा यानी आवाज भारी से हल्की होती है, लेकिन इस आवाज का पैटर्न बिल्कुल उल्टा था। पहले एक हल्की थपकी सुनाई देती और फिर एक भारी थाप। मैं अभी इस आवाज के बारे में सोच ही रहा था कि सामने के उस काले घने कोहरे में से कुछ आकृतियां उभरने लगीं जो पुल के दूसरे छोर से हमारी तरफ बढ़ रही थीं। वह परछाइयां बहुत धीमी गति से आ रही थीं और उनके चलने का अंदाज बेहद अजीब और अकड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो परछाइयां रोशनी के दायरे में आईं, मुझे थोड़ा सुकून मिला कि सामने 2 लोग कंधे पर एक लंबी बेंच उठाए चले आ रहे हैं। मुझे लगा शायद हमारे बाकी के साथी थक गए होंगे और गाउडन को लेकर वापस लौट रहे हैं। मैंने कहा, मिस्टर पेंग, वो तो हमारे ही लोग। लेकिन मेरी बात बीच में ही अटक गई क्योंकि मिस्टर पेंग के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उन्हें असल में उन्हीं लोगों से डर था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, सामने जो नजारा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस धुंधली लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि जो 2 लोग सबसे आगे चल रहे थे उनके धड़ पर कोई चेहरा ही नहीं था। वह कोई अंधेरे का साया नहीं था, बल्कि उनकी गर्दन के ऊपर सिर्फ एक खोखला काला गड्ढा था। उनके चेहरे आखिर गए कहाँ? मैंने कांपती आवाज में मिस्टर पेंग को पुकारने की कोशिश की, मिस्टर मिस्टर, पर डर के मारे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस सुन्न होकर उन्हें उस अजीब रोबोटिक स्टाइल में अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता रहा। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि उनके कदमों की आवाज उल्टी क्यों थी, उनके मूवमेंट इतने अजीब क्यों थे और उनके चेहरे क्यों गायब थे। क्योंकि वो लोग गाउदन को कंधे पर उठाए सीधे नहीं बल्कि उल्टे पैर पीछे की तरफ चल रहे थे। आप बस उस मंजर की कल्पना करके देखिए। रात का आखिरी पहर, चारों तरफ श्मशान जैसा सन्नाटा और कुछ लोग एक बच्चे की लाश जैसी देह को उठाए बिल्कुल एक जैसी लय में पीछे की तरफ उल्टे पैर आपकी तरफ बढ़ रहे हों।
हूँ। उस भयानक दृश्य को देखकर लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा, लेकिन असली खौफ तो अभी आना बाकी था। जैसे ही वह हमारे पास से गुजरे, उन सब ने एक साथ अपनी गर्दन को घुमाया और मेरी तरफ देखकर एक जैसा बिल्कुल फिक्स किया हुआ डरावना मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया। भले ही उनके शरीर अलग थे, पर उनके चेहरे की वह मुस्कान ऐसी थी मानो उन सब ने एक ही सांचे से बना मुखौटा पहन रखा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके पैर पीछे की तरफ बढ़ रहे थे, पर उनकी गर्दनें झटके खाती हुई लगातार मेरी तरफ घूम रही थी, ताकि उनकी नजरों का फोकस सिर्फ मुझ पर रहे। इतना ही नहीं, उस बेंच पर लेटा गाउडन, जो कुछ देर पहले डर के मारे बेहोश हो चुका था, उसने भी अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसी डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूरने लगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा खौफनाक नजारा नहीं देखा था। डर के मारे मेरी सांसें पूरी तरह अटक चुकी थी। मैंने घबराहट में मिस्टर पेंग का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ आगे किया, किसी की बेहद ठंडी और मजबूत उंगलियों ने मेरी कलाई को जकड़ लिया। वह हाथ किसी बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा था, जिसके छूते ही मेरी हड्डियों में दर्द होने लगा। मैंने झटके से नीचे देखा, वह हाथ मिस्टर पेंग का नहीं था, बल्कि हमारे गांव के ही एक तांत्रिक का था। अगले ही पल मेरी कलाई पर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ और मैं लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। मेरे पास उनके साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने ऊपर देखा तो वह सारे लोग अभी भी उसी खौफनाक मुस्कान के साथ मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, मानो मैं उनके लिए कोई दावत हूँ और अपने ठिकाने पर पहुंचते ही वह मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। मैं जितना जोर लगाता, दर्द उतना ही बढ़ता जाता। मुझे लगा कि अगर मैंने और खिंचाव किया तो मेरी कलाई की हड्डी टूट जाएगी, इसलिए मैंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदली। पीछे मुड़ने के बजाय मैंने अपनी पकड़ी हुई बाई कलाई को एक्सेस बनाया और हवा में आधा चक्कर घूमकर उनके साथ उल्टे पैर चलने लगा। मैंने अपने दाहिने हाथ से लालटेन को ऊपर उठाया और सामने का नजारा देखा। सामने का रास्ता बिल्कुल खाली था। मिस्टर पेंग वहां थे ही नहीं। ये कैसे मुमकिन था? मुझे पकड़े जाने और मेरे घूमने के बीच सिर्फ 8-10 कदमों का ही फासला था, जहां लालटेन की रोशनी साफ जा रही थी। अगर वह भागते भी तो मेरे चिल्लाने की आवाज उन तक जरूर पहुंचती। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, या माइंडसेट तो वह मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे थे, या फिर किसी बेहद गंभीर वजह से वह मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। पर वह गए कहां? तभी अचानक मेरा ध्यान एक और चीज पर गया। मेरे ठीक बगल में एक और आदमी उल्टे पैर चल रहा था। पहले ताबूत उठाने वाले कुल 6 लोग थे, 3 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ। मेरे इस लाइन में आने के बाद मेरे बगल में किसी और का होना नामुमकिन था। तो फिर यह 7वां शख्स कौन था? ये सोचते ही मैंने एक बार फिर खुद को थोड़ा झुकाया, लालटेन की रोशनी को नीचे के पैरों पर फोकस किया और गिनना शुरू किया। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। वहां पैरों का एक एक्स्ट्रा सेट था। मिस्टर पेंग, वह 7वें शख्स पक्का मिस्टर पेंग ही थे। चूंकि उस बेंच की वजह से ऊपर का धड़ छिपा हुआ था, मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर जल्द ही मुझे एक तरकीब सूझी। मिस्टर पेंग के बाएं हाथ में हमेशा वह चाय की केतली रहती थी, और चूंकि वह बाईं तरफ उल्टे पैर चल रहे थे, उनका बायां हाथ मेरे क्लोज होना चाहिए था। मैंने लालटेन को थोड़ा और झुकाकर देखा तो मेरी थ्योरी बिल्कुल सही निकली। बाईं तरफ से जो तीसरा शख्स था, उसकी बाईं हथेली आधी बंद थी, ठीक उसी पोजीशन में जैसे कोई केतली पकड़ता है। वह भी इस माया जाल का शिकार हो चुके थे। चूंकि मैं बोल पा रहा था, इसका मतलब था कि इस ग्रुप के अंदर आवाज बंद नहीं थी। तो उनके शांत रहने की वजह सिर्फ यही थी कि वह चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने अपने कदमों की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, खुद को थोड़ा आगे सेट किया और फिर लालटेन को पूरी ताकत से ऊपर उठाते हुए घुटनों को मोड़कर एक ऊंची छलांग लगाई, ताकि रोशनी सीधे उस तीसरे शख्स के चेहरे पर जा पड़े। देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं बुरी तरह कांप उठा। कोयले जैसी काली रात और लैंप की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि मिस्टर पेंग भी उन लोगों की तरह ही अजीब और डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और एकटक मेरी तरफ देख रही थीं। यह देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे लिए तो मिस्टर पेंग किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। उन्हें इस हालत में देख मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं ये भूल ही गया था कि मैं उछलकर ऊपर चढ़ा था। जैसे ही नीचे उतरा, पैर डगमगाए और उस ओझा ने मुझे जोर का झटका दिया। मैं धड़ाम से औंधे मुंह जमीन पर गिरा, घुटने से खून बहने लगा। पर भाई, मेरी तो फितरत में ही कंजूसी है। जान जाए पर मेरा लैंप सलामत रहे। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस लालटेन को बचा लिया। घुटने की वह तेज टीस ने मुझे उस खौफ से बाहर खींच लिया। अगर मैं और थोड़ी देर सुस्त रहता तो ये लोग मुझे किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाते। मैंने दांत भींचे, दर्द बर्दाश्त किया और उठ खड़ा हुआ। अब मैं उन लोगों के बिल्कुल सामने था, और सबसे भयानक बात, वे अपनी गर्दनें घुमाकर मुझे लगातार घूर रहे थे। मैं चाहे कितना भी छुपने की कोशिश करता, वे एक एक करके अपनी जगह से गर्दन टेढ़ी करके मुझे ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक के शरीर पर कई सिर उगाए हों और 6-6 आंखें मेरी जान लेने को आतुर हों। साफ था, ऐसे चलते रहना मौत को दावत देना है। अगर मैं इनके साथ चलता रहा तो या तो दर्द से मर जाऊंगा, या ये डरावने चेहरे ही मेरी जान ले लेंगे। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था, वरना गाउडन और मिस्टर पेंग का तो बचना नामुमकिन था। पर मैं करूँ क्या? पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाथ छुड़ाना तो दूर की बात थी। मैंने चलते चलते ही चीखना शुरू किया, मिस्टर पेंग, होश में आइए, कुछ तो बोलिए, उठिए यहाँ से। पर सन्नाटा और उस अंधेरी रात के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। तभी वह जुलूस मुड़ा। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो वे डरावने चेहरे फिर से मेरी तरफ झुक गए। वे सब विलेज काउंसिल, विलेज कमेटी के ड्रम ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। मिस्टर पेंग ने पहले ही चेताया था कि अगर गाउडन वहां पहुंच गया तो समझो खेल खत्म। मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया, वह हेवन एंड अर्थ नेट, हेवन साज एंड अर्थ नेट। पर सवाल यह था कि उसे अब कौन इस्तेमाल करेगा। मैंने अपना लैंप दूसरे हाथ में लिया और जमीन पर पत्थर ढूंढने लगा।
शिकार के दिनों की मेरी ट्रेनिंग यहाँ काम आ गई। मैंने निशाना साधा, पर वह जाल जो मिस्टर पेंग ने बनाया था वो अब काम करेगा या नहीं, सब कुछ दांव पर लगा था। मुझे एक और तरीका सोचना ही होगा। अचानक मेरी नजर अपने दाहिने हाथ पर गई। अगर मिस्टर पेंग को चिल्लाकर नहीं जगाया जा सकता तो क्यों न फिजिकल थेरेपी आजमाई जाए। मैं उस डरावने मंजर को नजरअंदाज करते हुए उछला और एक पत्थर मिस्टर पेंग के सिर पर दे मारा। मुझे जमीन पर गिरकर जो दर्द हुआ था उसी से तो मैं जागा था। शायद उन्हें भी दर्द हो जाए तो उनका होश ठिकाने आ जाए। पत्थर लगते ही एक ठक की आवाज आई, लेकिन मिस्टर पेंग का वह डरावना मुस्कुराहट वाला चेहरा रत्ती भर भी नहीं बदला। खून की एक लकीर उनके माथे से बहने लगी, जो उस मुस्कुराते चेहरे पर और भी खौफनाक लग रही थी। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार और बड़ा पत्थर लेकर पूरी ताकत से वार किया। आवाज बहुत तेज थी, पर नतीजा वही, वह अभी भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे समझ आ गया कि सिर्फ पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे उन्हें वह दर्द महसूस हो जो मुझे हुआ था। अचानक मुझे वो दिन याद आया जब मिस्टर पेंग ने अपनी 3 आत्मिक ज्वालाओं 3 सोल फायर्स को जगाया था। उन्होंने अपनी उंगलियों से लैंप की लौ को छुआ था, पर मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तब मुझे याद आया कि वह जब भी मैं डरता था तो मेरे कंधों को एक खास तरीके से थपथपाते थे। मैंने वह तरीका अपनाया, लैंप रखा और उस ओझा का हाथ जबरदस्ती उनके सिर के ऊपर ले जाकर अपने कंधों पर वही खास थपथपाहट की। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। हर पल ये डर लग रहा था कि कहीं वह ओझा मुझे काट न ले। मैंने हिम्मत बटोरी, उस बेंच पर चढ़ा और मिस्टर पेंग के कंधों व सिर पर वही 3 उंगलियों वाला इशारा किया। तभी करिश्मा हुआ। मिस्टर पेंग के चेहरे से वह अजीब मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और दर्द की लहर दौड़ गई। वह लड़खड़ाए और सीधे जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वह गिरे मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्लाया, मिस्टर पेंग! उन्होंने अपना सिर पकड़ा और गुस्से में मुझे गाली दी। अरे ओ पागल, तू इस बेंच पर क्या कर रहा है? घर में बिस्तर कम पड़ गए क्या? मैं रोते हुए बोला, मिस्टर पेंग देखिए, ये लोग उल्टे चल रहे हैं। उन्होंने अपना माथा पीटा, जल्दी से उठे और पूरी टीम के चारों ओर एक चक्कर लगाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये वाकई गोस्ट कैरिंग अ कॉफिन, गोस्ट बैकस्लैश कैरिंग बैकस्लैश अ बैकस्लैश कॉफिन है, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वे थर थर कांपने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, तू यहाँ से कूद और जितनी दूर हो सके भाग जा। पहली बार मैंने उस महान तांत्रिक को इतना डरा हुआ देखा था। मिस्टर पेंग, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ मजे के लिए खड़ा हूँ? मैं तो जकड़ा हुआ हूँ, मैंने चिल्लाकर कहा और अपना हाथ दिखाया। वह रुक गए, कुछ सोचा और फिर अचानक एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और मुंह में भर ली। मुझे लगा वो भूख से पागल हो गए हैं। फिर वह अजीब तरीके से अपना सिर झुकाकर मेरी तरफ आए, जैसे कोई शिकारी दबे पांव आ रहा हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर उसी ओझा दाओ चांग शेनशिंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। एक झटके में उन्होंने उस ओझा के हाथ पर ऐसा तमाचा मारा कि उसने मुझे छोड़ दिया। इतना आसान था, मैं तो फालतू में ही डर रहा था। मिस्टर पेंग ने मुझे इशारा किया, 3, 2, 1 और हम दोनों ने एक साथ दौड़ लगा दी। पुल के किनारे पहुंचकर हम हांफने लगे। मैंने कांपते हुए पूछा, मिस्टर पेंग अब क्या होगा? क्या गौदान और बाकी लोग? मिस्टर पेंग ने मुझे बीच में ही टोक दिया, मुझे खुद नहीं पता। अगर सिर्फ कुछ लोग मरते तो शायद बच जाते, लेकिन यह गोस्ट कैरिंग अ कॉफिन है, इसमें कोई नहीं बचता। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह वाकई इतना खतरनाक है? मिस्टर पेंग कांपती आवाज में बोले, इसकी पुरानी कहावत यही है, गोस्ट कैरिंग अ कॉफिन, लिविंग फॉलोअर्स, डेड ओपन्स आईज एंड डेथ कम्स नॉक। भूत ताबूत उठाए, जिंदा पीछे चले, मुर्दे की आंखें खुले तो मौत पक्की है।